थोड़ा सा ऊपर कर दे इसको। हम्म। क्या हम लाइव हैं? जल्दी से बता दीजिए, क्या हम लाइव हैं? लाइव 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 लाइव। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और कक्षा 11वीं का सबसे बड़े बैच में आपका स्वागत है। ठीक है, और क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं? अगर ऐसा है तो जल्दी से चैट सेक्शन में दिल बनाकर भेजिए, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग लिखकर भेजो। पूरा नहीं लिख पा रहे हो तो जीवीएन लिखकर भेजो। सारे के सारे प्यारे प्यारे अर्जुन आज हमारे जुड़ चुके हैं धमाकेदार शुरुआत करने के लिए अपनी आईआईटी जेईई प्रिपरेशन वाली जर्नी की। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते, नमस्कार, स्वागत स्वागत स्वागत, दिल से स्वागत है भाई। बहुत दिन से तुम्हारा इंतजार चल रहा था कि कब अर्जुना की क्लासेस स्टार्ट होंगी, और आज वो दिन, आज वो क्षण, आज वो पल आ चुका है जब हम क्लास 11th अर्जुना जेईई मैथमेटिक्स की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, शाबाश। तो कैसे आप सभी लोग, पहले बताइए। अभी अभी 10th देकर आए हो, इससे पहले आप लोगों के लिए ब्रिज कोर्स प्लान किया गया था। आई होप आप लोगों ने ब्रिज कोर्स देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है किसी कारणवश तो बिल्कुल परेशान ना हो, ब्रिज कोर्स की सारी चीजें फिर से आपको क्लास में बताई ही जाने वाली हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ने से पहले फटाफट अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे जो है वो मुझे नहीं भी जानते होंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है जी सचिन जाखड़, और मैं पिछले 13 सालों से 13 ईयर से आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करवा रहा हूं, और दिस इज द 14th ईयर जब मैं आप लोगों के साथ अपना 14वां साल जो है 14th ईयर ऑफ टीचिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को उनकी आईआईटी, उनकी ड्रीम एनआईटी में पहुंचाया है। ठीक है, मन लगाकर बहुत पैशनेट तरीके से पढ़ाने का हमेशा इच्छा रही है, कोशिश रही है, वही करते आए हैं, वही करते रहेंगे जब तक है जान, है ना। चलिए, यस यू नो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यार, गुड 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 गुड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ 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 हाँ, कुछ कुछ डाउट है बच्चों को। कुछ लोग बोल रहे हैं सर बेसिक मैथमेटिक्स होना चाहिए था, थोड़ा प्रोग्राम में चेंज किया गया है। मैं आपको उसका एक क्लियर कट कारण बताता हूं। बिकॉज बेसिक मैथ्स इज वेरी लेंथी टू हैंडल, काफी बड़ा चैप्टर है। पिछले साल भी अर्जुना में पहला चैप्टर बेसिक मैथ्स पढ़ाया था, बट वहां से बच्चों की इनपुट को लेकर करिकुलम में थोड़ा चेंज किया गया है कि बच्चे बोलते कि सर सेट थ्योरी पहले पढ़ाया जाए ताकि हम थोड़े सेट हो जाएं, है ना, थ्योरी के साथ और क्लासेस के साथ थोड़े सेट हो जाएं। जब हमारी एक फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 4-5 क्लासेस में, छोटा सा ही चैप्टर है, उसके बाद में सर हम एक बड़ा चैप्टर हैंडल कर सकते हैं। बड़ा चैप्टर डजंट मीन कि डिफिकल्ट चैप्टर है। बड़ा चैप्टर मतलब कि वो 20 लेक्चर तक चलने वाला है, करीबन करीबन आप बोलोगे कि 1 महीना चलेगा वो चैप्टर। तो फिर बच्चों को थोड़ा अजीब लगता है कि 1 महीने से एक ही चैप्टर पे लगे हुए हैं सर। हमने क्लास 10th में तो 1 महीने में 5-5 4-4 चैप्टर भी निपटाए हुए हैं। तो थोड़ा सा उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए पहला चैप्टर सेट थ्योरी पढ़ा रहे हैं। इंडिपेंडेंट चैप्टर है क्लास 10th का, यहां पर कोई यूज नहीं होने वाला। जहां पर भी हल्का फुल्का यूज होगा, आई एम हेयर स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर डिफिकल्टी। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस तुम लोग तो फटाफट आ जाओ, चैट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए कितने लोग आ चुके हैं। और टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ अर्जुनास, आई एम वेरी एक्साइटेड, और मेरे ख्याल से आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड होंगे। क्लास 10th सर हम पास करके आए हैं, और आज हम एक नई जिंदगी में या एक नई जर्नी में कदम रखने जा रहे हैं। तो सबको बहुत बहुत पहले तो सल्यूट है भाई जेईई ऑप्ट करने के लिए, बिकॉज इट रियली रिक्वायर्स गट्स। ठीक है ना, क्योंकि एक डिफिकल्ट परीक्षा है सर, एक डिफिकल्ट एग्जाम है, जिसके लिए हमने अब उस पर उंगली रख दी है कि मुझे यही एग्जाम पास करना है। हमारा मोटिवेशन जो है वो आईआईटियंस हैं, और वहां पर उनका कल्चर है, लाइफस्टाइल है। हमें भी आईआईटी में जाना है, हम सब ने अपनी अपनी ड्रीम आईआईटी सोच ली है या फिर आने वाले टाइम में सोच लेंगे। तो इसलिए सर हम ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें सोचकर इस छोटी उम्र में इतना दृढ़ निश्चय करना, मतलब
कि भाई अपने इरादों का पक्का होना, दैट इज अपने आप में एक काबिले तारीफ वाली बात है। तो सभी के लिए आपको सैल्यूट है। आ जाइए फटाफट, बिल्कुल परेशान होकर नहीं बैठना है, आराम से बैठेंगे सभी लोग। हाँ, जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये वाली स्टोरी वो वाली स्टोरी, आपको थोड़े ही दिनों में समझ में आ जाएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है और मैं कैसे पढ़ाता हूं। स्टोरीज, कहानियां बीच में हमारी चलती रहेंगी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ ना, आईआईटी मद्रास आपका फेवरेट है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। क्लास कब तक चलेगा? तो आज पहली क्लास है तो ज्यादा इसको हेक्टिक नहीं रखेंगे, हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ अभी 6:15 हुए हैं, 6:15 पे हमने क्लास स्टार्ट किया, तो 8 बजे तक हम इसको रैप अप कर देंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पहले ही दिन मैं खड़ूस नहीं बनना चाह रहा ना। एक तो वैसे ही मैथ्स के टीचर्स की तुमने वो मीम देखी होंगी कि भाई बारिश आ रही है, कुछ भी हो रहा हो, मैथ्स का टीचर तो भाई क्लास में पहुंच ही जाता है ना, और क्लास एक्सटेंड और करता है, बच्चों को घर भी नहीं जाने देता। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहले दिन वो ना बनूं, इसलिए थोड़ी बातें भी आज हम करने वाले हैं और फिर सेट थ्योरी भी स्टार्ट करेंगे, है ना। शाबाश 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 शाबाश, सही है सही है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 1, सेट थ्योरी बाय सचिन जाखड़ सर, और मेरी फोटो है ना। तो सर आज के लिए हम बात करेंगे जनरल गाइडेंस की, और जो भी तुम्हारे कुछ डाउट हो तो प्लीज चैट सेक्शन में पूछना जरूर। मैं अपना जितना भी एक्सपीरियंस है 13 सालों का, और बाकी जो तुम्हारे सीनियर्स ने इस जर्नी में पढ़ते वक्त जो जो चीजें ऑप्ट की है या जो जो काम उन्होंने किया है वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, ताकि आप उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये गाइडेंस सेशन आज के दिन ही हो रहा है, हम पूरी जर्नी में, अभी पहले हम 11th खत्म करेंगे, फिर अगले साल 12th में हम लोग मिलेंगे, उसमें पूरी जर्नी में मैं आपको पूरी की पूरी गाइडेंस डेली बेसिस पर देने वाला हूं। तो बिल्कुल ना घबराएं, और बिल्कुल भी ये फील ना करें कि सर आप हमसे बहुत दूर हो। बस एक ही चीज है कि आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा, बट कभी ना कभी हमारी मुलाकात होगी, तब मैं आप लोगों को देख भी लूंगा, मिल भी लूंगा। तो बिल्कुल ये फील नहीं आने दूंगा आपको कि भाई ये ऑनलाइन क्लासेस है, एकदम ऑफलाइन वाली फील आएगी, मजाक नहीं कर रहा हूं। हाँ बेटा बैठ जा तू फटाफट, शाबाश नीचे। सर आपको कैसे पता चला? मैं खड़ा ही हुआ था। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बैठा रहे, अभी कहां जा रहा है ना। शाबाश, सूसू तो कराया होगा ना, बीच में ब्रेक था तो वो इसी के लिए होता है। ठीक है, वो ब्रेक तो हल्के होने के लिए होता है, कुछ लोग भारी हो जाते हैं, बोले कुछ खा लिया एकदम बैठे हैं। कोई बात नहीं, रिलैक्स करिए प्लीज। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं वैसे ही एकदम अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज में मैं पढ़ाने वाला हूं। तो पहले हम लोग जनरल गाइडेंस की बात करेंगे, और उसके बाद में हम सेट थ्योरी को इंट्रोड्यूस कर देंगे कि भाई सेट थ्योरी है क्या, किसको बोलते हैं, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देने वाले हैं। ठीक है, हाँ ना। और फिर ये प्रक्रिया जो है, फिर ये जो प्रोसेस है, एक बार स्टार्ट हो गई तो फिर चलने लगेगी, आप अपने आप समझ जाएंगे। अब जनरल गाइडेंस में मैं आपके वो सारे सवाल लेकर आया हूं जो मेरे ख्याल से क्लास 10th से 11th में मूव करने वाले बच्चे के होते हैं, कि सर हमें ये चीजें आपसे पूछनी है, आप पहले ही दिन अगर क्लियर कर दोगे तो हमारी जर्नी स्मूथ रहेगी। जैसे एक कि भाई कितनी कॉपीज बनानी है, क्या हमें टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, हमें कितने घंटे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, जेई के लिए ऑनलाइन लेक्चर सफिशिएंट है कि नहीं है, मेरा हो सकता है कि नहीं, ये सब बातें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, एक जनरल गाइडेंस सेशन जो है वो रहने वाला है। और जब हम यहां पर पढ़ेंगे तो पहली चीज मैं एकदम क्लैरिफाई कर दूं, यस बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, इसके लिए आप एश्योर रहें, बिल्कुल एकदम बेसिक से चलेंगे, आज ही क्लास में आपको फील आ जाएगा। दूसरा, हम एडवांस तक जाएंगे, हाँ एडवांस के भी डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। उसके बाद में सर ये वाले जो लेक्चर्स हैं ये स्कूल के लिए भी एकदम सफिशियंट है। ठीक है ना, ये स्कूल के लिए भी लेक्चर्स जो है वो सफिशियंट रहने वाले हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है ना। शाबाश। हाँ, बुक्स कौन सी लेनी है? अभी सर हमें बहुत मोटिवेशन है, आप समझ नहीं रहे हो, तो बुक्स कौन सी लेनी है? चलिए, तुम्हारे मन के सवाल, अब देखो तुम्हें ये सवाल देखकर तुम्हें लगेगा कि सर आपको कैसे पता चला कि यही सब हमारे मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो भाई एक्सपीरियंस बोलता है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक्सपीरियंस 13 सालों में यही तो देगा कि भाई जो 11th में नए बच्चे आते हैं उनके मन में डाउट्स क्या क्या होते हैं। जैसे अगर मैं पहले सवाल की बात करूं तो ये एक बहुत ही जेन्युइन डाउट है कि हमें नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी बनानी है मैथ्स की। ठीक है, हाँ बुक्स पे भी आऊंगा, पहले नोटबुक्स की बात कर लेते हैं। नोटबुक का मतलब है भाई कॉपी, कितनी कॉपी हमें मैथ्स की बनानी है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन आंसर है, देखो एक तो होगी आपकी फेयर नोटबुक, फेयर मतलब क्लास नोट्स वाली, दिस इज फॉर क्लास नोट्स, जो भी क्लास में मैं यहां बताऊंगा वो आपको इसमें लिखना होगा। ठीक है, प्लस एक होगी आपकी रफ नोटबुक। ठीक है,
और प्लस एक आपके पास होगी सॉल्यूशन नोटबुक। ठीक है, एक आपके पास में कौन सी किताब होनी चाहिए? सॉल्यूशन नोटबुक होनी चाहिए बेटा। सॉल्यूशन नोटबुक कौन सी? जिसमें आप डीपीपी सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो मैं दूंगा वो भी आप इसी में सॉल्व करेंगे। तो आपके पास एक सॉल्यूशन नोटबुक अलग से होनी चाहिए। वैसे जनरली बच्चे क्या करते हैं कि अपने ये सॉल्यूशन नोटबुक की जगह रफ कॉपी में ही सॉल्व कर देते हैं। फिर जब वो पुराने टाइम मतलब जैसे आगे बढ़ेंगे फिर रिवीजन करने आएंगे तो उनको अपनी रफ नोटबुक में, क्योंकि उसमें केमिस्ट्री का काम भी हो रहा है, उसमें फिजिक्स के भी सवाल सॉल्व कर रखे हैं, उसमें केमिस्ट्री मैथ सबके कर रखे हैं, तो हमें सर उस डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 5 मिल ही नहीं रहा, जो कि मैंने पहले सॉल्व कर लिया था बट अब नहीं मिल रहा। तो आपको सॉल्यूशन नोटबुक एक अलग बनानी है, रफ नोटबुक एक अलग रखोगे और एक फेयर नोटबुक आप रखने वाले हो। ठीक है, ये तीन आप टोटल 3 कॉपीज आप बोल सकते हैं। रफ जो है वो ब्राउन पेजेस वाली जो थोड़ी सस्ती आती है, फेयर नोटबुक जो है वो व्हाइट पेजेस वाली क्लासमेट टाइप वैसी आप रख सकते हैं। क्लियर है सभी को? पहला क्लियर है? अगर क्लियर है तो शॉर्ट फॉर्म में, बिकॉज आप पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, ऑनलाइन लेक्चर है तो सर जल्दी से लिख देंगे। अगर क्लियर है तो CLR लिखकर भेजिए प्लीज, है ना? CLR लिखकर भेजो जल्दी से कि सर हमें क्लियर हो गया कि 3 नोटबुक हमें मैथ्स की बनानी है। आई एम टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स एंड सेम यू कैन कॉपी, या फिर आपको अलग अलग रिस्पेक्टिव टीचर्स जो है वो अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से गाइड कर देंगे कि इतनी नोटबुक बनानी है। तो मैथ्स में 3 चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगला सवाल सर, अभी हम मोटिवेटेड है और हमें यह जानना है कि जेई की प्रिपरेशन में कितने नंबर ऑफ सेल्फ स्टडी आवर्स चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको मैं बिल्कुल एकदम मिनिमम पे लेकर चलता हूं कि इतने घंटे तो आपको निकालने हैं। ठीक है, अब मैं सेल्फ स्टडी की बात यहां पर करता हूं। यहां देखना भाई, सेल्फ स्टडी एक दिन में आपकी टोटल कितनी क्लासेस होने वाली है? 2 क्लासेस पर डे। देख 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 इधर देख, 2 क्लासेस पर डे। अब फॉर ईच क्लास देख इधर, शाबाश, हाँ हाँ, और इधर देख। ऐसा बोलना मैं यूज नहीं करता, मैं तो एक जनरल फ्रेज यूज करता हूं जो कि आपके लिए भी फेमिलियर हो जाएगा। हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर। तो फॉर ईच क्लास आपको क्या करना है, क्लास के बाद में आपके कुछ टास्क होंगे, क्या है ना, दैट इज एक तो आपको नोट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, नोट्स कंप्लीशन। फिर आपको अपने क्लास नोट्स की रिवीजन करनी है। और मैथ्स की रिवीजन कैसे होती है सर? क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करके घर पर जाकर क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करना है रफ कॉपी में, क्योंकि फेयर में तो आपने उसका सॉल्यूशन लिख लिया। क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करना है, रिवीजन करना है, और फिर आपको क्लास में जो भी होमवर्क दिया जाए वो होमवर्क करना है। तो ये 3 काम देखो, नोट्स कंप्लीशन के लिए और रिवीजन के लिए मैं बोल के चलूंगा कि आप अभी आपको इनिशियली 1 आवर नहीं लगेगा, आपको इसमें हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए, है ना, पर कोशिश करना कि नोट्स कंप्लीशन। सर नोट्स कंप्लीशन का क्या मतलब है कि आप हमें नोट्स कंप्लीट करके नहीं दोगे? ना 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 ना, कई बार क्या होता है कि जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, जैसे कुछ बच्चों की स्पीड अच्छी होगी तो जैसे जैसे मैंने लिखा उन्होंने साथ साथ में लिख लिया। सर ये बात समझने वाली है नहीं, ये तो एक इन्फॉर्मेटिव बात है, तो इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, तो आप लिख रहे थे तो हमने भी लिख लिया। तो क्लासेस में कई बार सिचुएशन अलग अलग आती है, कई बार इंफॉर्मेटिव बात आप बता रहे हो, आपने एक स्लाइड पे बहुत टाइम स्पेंड किया और हमें वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो हमने सर नोट कर लिया। बट कई बार सर ऐसा हुआ कि आपने कुछ समझाया, फिर आप अगली स्लाइड पे मूव कर गए, हमें समझ तो आ गया बट हम लिख नहीं पाए। तो इसलिए जो आपका काम थोड़ा सा बच जाएगा लिखने वाला, वो आप क्लास के तुरंत खत्म होते ही शाम को 8:30 या 9 o'clock के बाद में, क्योंकि दोनों क्लास खत्म होती ब्रेक लो, फिर 9 बजे से आप वापस स्टडी टेबल पे बैठ जाओ, तो आप अपने नोट्स कंप्लीट करो, फिर अपने नोट्स को रिवाइज करो। और सिंस ये मैथमेटिक्स की क्लास है, और मैथमेटिक्स में रिवीजन ऐसा नहीं होता कि देख लिया सिर्फ, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा क्लास के अंदर, उनको आप घर पे जाकर वापस रफ कॉपी में बिना देखे उसका सॉल्यूशन रीअटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि मैं क्लास में आपको एक बार समझा चुका हूं, और फिर आप होमवर्क करेंगे। तो नोट्स कंप्लीशन और रिवीजन का मैंने 1 घंटा रखा है, और होमवर्क का सर 1.5 आवर और मान लेते हैं। तो सर टोटल कितना हो गया ये? सर टोटल हो गया हमारे पास में 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स। और हमारी सर 2 क्लासेस है, तो मतलब सर टोटल सेल्फ स्टडी आवर्स कितने हो गए? जल्दी से बताओ, तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो भाई। 2.5 इंटू 2, टोटल सर हमारी मिनिमम 5 आवर्स की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, हाँ है ना, मिनिमम 5 आवर्स की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, दिस इज मिनिमम। बाकी इससे ज्यादा चलेगा तो बहुत अच्छी बात है यार, इससे ज्यादा कर सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, हाँ ना, ठीक है। तो ये 3 टास्क है आपके लिए डेली बेसिस के, जो आपको निपटाने हैं।
कितने लोगों को सर सेल्फ स्टडी आवर्स क्लियर है? तो सर ये सेल्फ स्टडी आवर्स हो गए हमारे 5 आवर्स। ठीक है। बेस्ट बुक फॉर आईआईटी जेई मैथमेटिक्स। अब आपके दिमाग में ये होगा कि सर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, ऑनलाइन लेक्चर आप हमें डिलीवर करने वाले हो, बट सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं कहां जाऊं? तो मुझे क्या ये वाली किताब खरीदनी चाहिए? मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, कुछ भैया जो है हमारे वो ये वाली किताब सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि ये वाली करनी चाहिए। तो बुक्स वाली जो चीज है इसकी मैं अभी बोलूंगा एट प्रेजेंट नो नीड। अभी आपको कहीं पर भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है केमिस्ट्री वाले सर ने आपको कोई किताब बताई, फिजिक्स वाले सर ने आपको कोई बुक किताब बताई हो, तो ऐसी चीज को मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री की बातों को मैथ्स में अप्लाई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक बार आप मेरा पैटर्न देख लीजिए कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, कितना आपको होमवर्क देता हूं। क्योंकि मैं आपको क्लास में एक सेट ऑफ क्वेश्चंस स्लाइड के साथ ही दिया करूंगा, आज नहीं दूंगा, शायद कल भी नहीं दूंगा, उसके अगले लेक्चर से देना स्टार्ट करूंगा। तो एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। ठीक है, हाँ, वो अलग अलग सोर्सेज से सिलेक्टेड होंगे। तो अभी बुक के लिए कोई जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई बुक आपको नहीं खरीदनी है। आगे चलकर अगर जरूरत पड़ी तब मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये वाली किताब खरीद ले। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है? कुछ नहीं खरीदना है सर। मतलब खरीदने के नाम पे सर हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 3 कॉपी है सर, जिसमें से एक व्हाइट पेजेस वाली, 2 ब्राउन पेजेस वाली जो थोड़ी सस्ती आती है, वही। क्लियर है? हाँ हाँ, वही जो तेरे मन में डाउट है ना, क्वेश्चन कहां मिलेंगे? क्वेश्चन क्लास के एंड में मैं तुझे देने वाला हूं, डीपीपी भी दूंगा, डीपीपी से अलग भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। इस बात की प्रॉमिस है भाई, एकदम खुले धाड़े में। समझ में आया? ये लेक्चर हमारा यूट्यूब पे चल रहा है, दिस इज एकदम फुल प्रूफ प्रॉमिस कि तुम्हें कभी भी सवालों की कमी महसूस नहीं होगी, तुम्हें हमेशा टाइम की कमी महसूस होगी। सर आपने होमवर्क बहुत दे दिया यार, ऐसे थोड़ी करते हैं छोटे बच्चों के साथ। ठीक है, तो अभी एक बार होल्ड करके रख। क्लियर है? CLR लिख दो फटाफट, शाबाश, थैंक यू सो मच। अब इसमें एक बहुत बड़ा डाउट है, डमी और रेगुलर। ठीक है, डमी और रेगुलर, हाउ टू मैनेज पीडब्ल्यू विद ये वाली चीज। अब डमी और रेगुलर में से और इन दोनों सवालों का एक कलेक्टिव जवाब देता हूं, ध्यान से देखना, है ना? डमी और रेगुलर और हाउ टू मैनेज पीडब्ल्यू विद स्कूल, इन दोनों को सर हम कैसे मैनेज करें? देख, तो भाई अगर तू पहली चीज तो ये एक इंफॉर्मेटिव पार्ट रख ले, जो बच्चे रेगुलर स्कूल गोइंग है, ठीक है, अगर आप जेई का पुराना रिजल्ट उठाकर देखोगे, तुम्हें रिजल्ट उठा के देखने की जरूरत नहीं है, साइट पे जाकर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली तुम जेई वाला चैनल या जितने भी पीडब्ल्यू के चैनल्स है वहां पे आप टॉपर्स का इंटरव्यू सुनो, टॉपर्स, तो आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स वही मिलेंगे जो रेगुलर स्कूल गोइंग है, जो मतलब अपनी जेई की प्रिपरेशन के साथ साथ स्कूल भी जाते रहे हैं, है ना? तो डमी और रेगुलर में से आपको ये दिमाग में बर्डन कभी नहीं लेके आना है कि भाई अगर मैं रेगुलर स्कूल जा रहा हूं तो मेरे पास में तो टाइम कम है और मेरे पास बर्डन ज्यादा है, स्कूल का भी है और कोचिंग का भी है, तो ये तो मैनेज होगा नहीं और मैं तो सर बाकी लोगों से पीछे रह जाऊंगा और मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा। जबकि इसका काउंटर एग्जांपल हमारे पास में रिजल्ट के वक्त मिलता है कि मैक्सिमम बच्चे जो टॉपर्स होते हैं वो रेगुलर स्कूल गोइंग होते हैं, तो मतलब मैनेजेबल तो है। तो सर वो कैसे मैनेज करते हैं, मैं उस पर आता हूं और साथ साथ में इस सवाल का जवाब भी दूंगा कि डमी और रेगुलर में से क्या करना है। अभी आप रेगुलर स्कूल गोइंग हो, आप एक काम करो, आप पार्शियल ऑफ लेना स्टार्ट करो। सर व्हाट इज दिस पार्शियल ऑफ? क्योंकि सर हमारे पास में 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया भी है। ATCR का मतलब है कि हमें स्कूल में जनरली 75% अटेंडेंस हमें मेंटेन करके चलनी पड़ती है सर, वरना स्कूल वाले बोलते हैं कि भाई तुम लोग कहां गायब हो, फिर तुम्हारे रिजल्ट की हमें टेंशन नहीं है ना? तो जो रेगुलर स्कूल गोइंग है वो पार्शियल ऑफ ले सकते हैं, और ये वो तरीके हैं बेटा जो तुम्हारे सीनियर्स जो थे ना, जो यहां से पढ़कर जा चुके हैं IITs में, NITs में और अच्छी अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और अच्छे कॉलेजेस में है, उन्हीं का ही दिया हुआ तरीका बता रहा हूं। पार्शियल ऑफ का मतलब होता है शुरू शुरू में 1 डे ऑफ, 1 डे पर वीक, और आगे चलकर फिर इसको आप 1 की जगह 2 डेज भी कर सकते हो, कि आप स्कूल में से छुट्टी ले लो 1 या 2 दिन। शुरू शुरू में अगर आप हैं तो 1 दिन छुट्टी ले लो, चाहे वो सैटरडे हो सकता है, चाहे वो आपका फ्राइडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है। जिस दिन आप ऑफ लो, जिस दिन आप वहां से ऑफ लो, उस दिन आपको अपना पूरा डे यूटिलाइज करना है फॉर जेई होमवर्क, यूटिलाइज इट फॉर जेई। किसके लिए यूटिलाइज करना है भाई?
जेई के लिए। जेई मतलब कि तेरा होमवर्क होगा, तेरे नोट्स कंप्लीशन होंगे, तेरी डीपीपी होगी, तेरा रिवीजन बचा हुआ है, कुछ बैकलॉग भी हो जाता है कि कई बार सर हमारे लेक्चर मिस हो जाते हैं, तो ये जो काम तेरा पेंडिंग रह गया, उस पेंडिंग काम को तीनों सब्जेक्ट के लिए बांट दे जिस दिन तूने पार्शियल ऑफ लिया है, ठीक है। और उस दिन वो काम कर कि तूने नोट्स कंप्लीट कर लिए, मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट कर दिया, फिजिक्स का होमवर्क आधा कर दिया। अगर तुझे लग रहा है कि जिस दिन तू पार्शियल ऑफ ले रहा है या पार्शियल ऑफ ले रही है, उस दिन अगर तुझे ऐसा लगता है कि भाई आज मैंने बहुत मैक्सिमम एफिशिएंसी दी है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने सच में एक अच्छा काम किया है, फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी आए, वो अपने आप को आ जाती है भाई। जब हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आ जाता है कि आज मैंने कुछ जिंदगी में उखाड़ा है, सच में मैंने मेहनत की है। अगर ये फील आती है तो ये पार्शियल ऑफ कंटिन्यू रखो। यस। और इसमें पेरेंट्स भी ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। मैं बताता हूं कारण, क्योंकि जिस दिन तू छुट्टी ले रहा है उस दिन तू ऐसा नहीं है कि 12 बजे उठ रहा है दोपहर में या 11 बजे उठ रहा है, नहीं, तू भाई 8 बजे अपनी स्टडी टेबल पे है। क्योंकि सर अगर मुझे स्कूल जाना होता तो 8 बजे तक स्कूल पहुंचना होता था, तो हमारी बॉडी अलार्म या फिर हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो तो हमें उठा देगी। बस उठकर नहा धोकर या बिना नहाए धोए नाश्ता करके आपको स्टडी टेबल पे बैठ जाना है। जनरली आप स्कूल जाते हैं वैन के थ्रू या जैसे भी। अब बस वो वाला टाइम हमारा बच गया, तो अब हम वो जेई को दे रहे हैं। तो जब माताजी और पिताजी आपस में बात कर रहे होंगे कि पिताजी जरूर पूछेंगे शाम को, बोले आज ये स्कूल क्यों नहीं गया, तो माताजी बोलेंगे आज ये घर बैठ के पढ़ रहा था या पढ़ रही थी। बोले क्या पढ़ रहा था, क्या पढ़ रही थी, बोले ये ना होमवर्क कर रहा था अपने पता नहीं जेई का, मैं 2-3 बार चेक करके आई तो अपना लगा हुआ था। तो ये जब तुम उनको मतलब देखेंगे वो ये तुम्हें मेहनत करते हुए, तो वो तुम्हारी मेहनत के साथ होंगे कि बच्चा हमारा जब स्कूल से ऑफ ले रहा है तो वो कहीं पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, वो अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहा है अपने बेटरमेंट के लिए। तो अगर तू हफ्ते में 2 दिन भी छुट्टी लेगा तो भी तेरे पेरेंट्स तेरे साथ होंगे, वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि भाई, पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन तब होगा जब तू टाइम वेस्ट करे, उठा 11 बजे 12 बजे तक ऐसे ही मोबाइल चलाता रहा, फिर खाना खाया, फिर आराम से टहल रहा है, फिर मोबाइल चला लिया, फिर नहा लिया, फिर 4 बजे क्लास अटेंड करने बैठ गया, तो तूने सुबह के टाइम पे कुछ पढ़ा ही नहीं। तो दैट इज द रॉन्ग। फिर उस केस में आप रेगुलर स्कूल जाइए। अगर आपको लग रहा है कि पार्शियल ऑफ मेरे लिए काम कर रहा है तो पार्शियल ऑफ लेते जाइए। फिर उसके बाद में आप प्लस पेरेंट्स जरूर बोलूंगा मैं, पेरेंट्स की सपोर्ट से और स्कूल वालों से बात करके फिर आप डमी भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपके उधर अलाउड है तो। कई बच्चे तो ऐसे स्कूल जाते हैं जहां पर डमी अलाउड ही नहीं है, देयर इज नॉट एन ऑप्शन। बट कहीं पर कुछ स्कूल्स अलाउ करते हैं कि ठीक है भाई आप तुम घर रह के पढ़ाई कर लो, तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, बच्चे स्कूल वाले भी सपोर्ट करते हैं। तो उस केस में पेरेंट्स का एग्रीमेंट लेते हुए कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, और फिर आप डमी ऑप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आप फ्री टाइम जो है वो अपनी जेई प्रिपरेशन को देने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको ये पूरा टास्क करना है। पहले पार्शियल ऑफ पे जाओगे, सीधा डमी पे नहीं जाओगे। ठीक है, सीधा डमी पे नहीं जाना है। आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये पार्शियल ऑफ वाले दिन मैं तो मजाक मस्ती में निकल जाता है, तो वापस शिफ्ट टू रेगुलर स्कूल। फिर सर रेगुलर स्कूल जाते हुए कैसे मैनेज करें, तो उसमें भी पार्शियल ऑफ ही काम आता है। अपना जो जेई का होमवर्क है, कोचिंग क्लासेस मतलब पीडब्ल्यू का जो काम है वो स्कूल में ले गए, एक आधा फ्री पीरियड तो आता ही आता है, उस फ्री पीरियड में हम अपना काम कर रहे हैं सर स्कूल वाला। ठीक है, वैसे मैनेज कर लिया। सर वहां पे क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं हो सकती तो नोट्स मेकिंग तो हो सकती है ना भाई, रिवीजन तो हो सकती है, ये काम आप वहां पे कर लो। ऐसे ही मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दूसरा डाउट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा, रेगुलर स्कूल गोइंग और पीडब्ल्यू को कैसे मैनेज करें। अगले सवाल पे आते हैं, आई एम एवरेज इन स्टडीज, कैन आई क्रैक जेईई एडवांस। अब तक ये दोनों के लिए बात है भाई। ठीक है, कि सर मैं स्टडीज में अब तक एवरेज रहा हूं, मेरे इतनी मतलब मैंने बहुत मन से पढ़ाई नहीं की है, फिर मेरे को पढ़ाई ज्यादा जमती नहीं है, तो क्या मैं जेईई एडवांस क्रैक कर सकता हूं। तो मैंने कहा कि देख भाई, अब से पहले तू क्या था, मतलब कि आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, आपका 10th में स्कोर कितना है, वो सब चीजें मैटर नहीं करती। जो चीज मैटर करती है वो ये है कि आज के बाद आप क्या करने वाले हो। ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हमारे पास में हैं। ये 13 साल में मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिला हूं जिनका पीछे का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, चाहे वो इकोनॉमिक बोल दो, चाहे आप स्कोर वाइज बोल दो, 10th में इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, कोई 78% पे है, कोई 70% पे है, कोई 68% पे है, ऐसा कुछ। बट उनको ये जर्नी इतनी अच्छी लगी, उनको अपने टीचर्स इतने पसंद आए, उनको अपने टीचर्स के साथ फ्रीक्वेंसी इतनी जोरदार मैच हुई कि उनको एक बोलते ना सनक चढ़ गई, बोले हाँ यार ये काम मुझे करना है। और वो इतने अच्छे से उन्होंने ये जर्नी कंप्लीट की कि वो आज बहुत रेप्यूटेड आईआईटीज में, सारी आईआईटीज ही रेप्यूटेड है, बहुत सारी एनआईटीज में बैठे हैं वो बच्चे।
10 तक उनका बैकग्राउंड इतना ठीक नहीं था। तो इसका आंसर है सर यस, बट यस विद हार्डवर्क। और हार्डवर्क कैसे करनी है वो हम लोग आपको सिखाएंगे। मैं सिखाऊंगा भाई, ये होती है हार्डवर्क। कल की क्लास से पहले ये करके आना, है ना, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर देना, अपने होमवर्क को प्रायोरिटी देना, दैट इज हार्डवर्क। बस इतना सही है। ठीक है, ठीक है। सर ऑनलाइन इज सफिशिएंट, वैसे ये सवाल तो मुझे नहीं पूछना चाहिए, मतलब तुम लोगों को नहीं पूछना चाहिए। ऑनलाइन से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? यस। वापस इसका आप प्रूफ देखो। बहुत सारे बच्चे पीडब्ल्यू से पढ़कर आईआईटीज में गए हैं, एनआईटीज में गए हैं। बहुत सारे बच्चे आपके गली मोहल्ले में भी रहते होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने आपको सजेस्ट किया कि भाई पीडब्ल्यू से पढ़ लो। तो ये जो होता है ना, माउथ टू माउथ एक दूसरे को हम कन्वे करते हैं, ये हम दिल से तभी कन्वे करते हैं जब हमें कोई चीज सच में हार्ट टचिंग लगी हो, कि हाँ यार यहाँ वाले टीचर्स ने बहुत मेहनत की मेरे साथ, और पीडब्ल्यू का पूरा जो सिस्टम है वो इस प्रकार का है कि आईआईटी जेईई के बच्चों को बहुत तगड़े तरीके से ट्रेन करवाया जाता है, तब आप यहां पहुंचे हो, है ना, है ना। और कुछ बच्चों को हो सकता है अब तक नहीं पता, किसी से बात ही नहीं हुई उनकी, जो पीडब्ल्यू में पहले पढ़ के जा चुका है उनसे बात नहीं हुई, तो उनसे जाके बात कर लो, मिल जाएंगे आपको आसपास 100% बच्चे मिल जाएंगे। और तीसरा इसका जवाब है कि भाई तुम कोई भी, जैसे जेई वाला चैनल है, फ्री टाइम पे बैठे हो तो थोड़ा स्क्रॉल कर लेना यूट्यूब पे, सिर्फ ये वाला पार्ट जिसमें रिजल्ट सेलिब्रेशन वाले वीडियोस देखना। तो उन बच्चों ने बोला है खुद आके कि हाँ सर मैं प्योरली ऑनलाइन से पढ़ा हूं, सारे ऑनलाइन के रिसोर्सेज यूज किए हैं और आज मैं इस कॉलेज में सेलेक्ट होकर जा रहा हूं। तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर इज सर क्या ये सफिशिएंट है? मैं बोलूंगा मोर देन सफिशिएंट है, और आंसर लिखूंगा यस। अगर ये बात क्लियर होगी तो CLR लिखकर भेजिए प्लीज। CLR बिल्कुल सही। तो ये तुम्हारे कुछ मन के डाउट थे, मेरे ख्याल से मैंने क्लियर कर दिए हैं, है ना। ठीक है। अब मैं आता हूं नोट्स मेकिंग पर, कि जैसे आपने बोला ना अब क्लास कैसे, अब हम, ये तो थे हमारे जनरल डाउट क्लास में एंटर करने से पहले। अब हम क्लास के अंदर आ जाते हैं कि सर क्लास के अंदर क्या होने वाला है। अब आ जाओ क्लास के अंदर। ठीक है, अब क्लास के अंदर क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, अभी तो हमारी जनरल गाइडेंस चल रही है, तो इसमें से कोई भी चीज लिखने वाली नहीं है, आपको कुछ भी नोट नहीं करना है। बट जैसे आप पढ़ाओगे, जब हम थ्योरी स्टार्ट कर देंगे मैथमेटिक्स की, तब हमें नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स मेकिंग। तो पैरेलल, मेक नोट्स पैरेलल टू द क्लास, कंप्लीट देम आफ्टर क्लास व्हाइल रिवाइजिंग। कि पहले आप कोशिश करो कि आप नोट्स जो हैं वो पैरेलल टू द क्लास बनाओगे। पैरेलल टू द क्लास कैसे बनाते हैं कि जैसे मान लो मैंने इस स्लाइड पर, अब जैसे इतने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं पॉइंट को फटाफट पढ़ के चला जाऊंगा, या मैं किसी स्लाइड पे अगर हूं तो मैं लिखूंगा भी फिर समझाऊंगा भी, तो मैं एक स्लाइड पे ऑन एन एवरेज 5 से लेकर 10 मिनट स्पेंड करूंगा। तो आपके पास में टाइम होगा समझने के बाद लिखने का भी। बट कई बार होगा कि बाकी बच्चों ने जल्दी लिख लिया, तुम उतना नहीं लिख पाए, टीचर आगे चला गया या मैं ही आगे चल पड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे, तुम वो चीज नहीं लिख पाए, तो वो चीज उतनी जगह छोड़ दो, फिर आप नेक्स्ट मूव कर जाओ। वो जो चीज आपकी रह गई, तो उसके लिए मैंने लिखा है कंप्लीट देम आफ्टर क्लास। जैसे ही आपकी क्लास कंप्लीट हो उसके बाद में नोट्स कंप्लीट कर लो, क्योंकि आपको पीडीएफ नोट्स तो मिलने ही वाले हैं। एक बार पीडीएफ नोट्स खोले, बोले हाँ ये वाली चीज रह गई थी, ये लिख ली, फिर सेकंड स्लाइड कंप्लीट है, थर्ड स्लाइड कंप्लीट है, फोर्थ स्लाइड का ये वाला पार्ट रह गया, लिख लिया। ठीक है, ये वाली चीज आपको ऐसे कंप्लीट करनी है। हाँ, इसमें प्रायोरिटी जो रहती है, मेन फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट राइटिंग। अब कुछ बच्चे, या फिर 10th में एक हैबिट गंदी बन जाती है, मेरे ख्याल से आप लोगों की नहीं होगी, बट कुछ बच्चों की ये हैबिट होती है कि भाई लिख लूं पहले। अरे भाई लिखना एक आसान टास्क है, समझना वो कंपलसरी टास्क है। लिख मत, काम चल जाएगा फिर भी, बट अगर समझेगा नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो आपका पहला फोकस किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने पे होना चाहिए, ना कि उसके नोट्स बनाने पर। ठीक है ना, नोट्स किसी और को बनाकर बेचने थोड़ी है ना भाई, है ना। खुद के अपने नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स बनाए हुए काम तब आते हैं जब हमें क्लास में पढ़ी हुई चीजें समझ में आए, वरना ये सब चीजें जो मैं बताने वाला हूं वो तो लिखी हुई है किताब में, वो तो कहीं से भी खरीद लो, वही तो किताब वाला ही तो मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं समझे। तो फर्स्ट फोकस क्या होना चाहिए? फर्स्ट फोकस क्या होना चाहिए सर? हमारा फोकस होना चाहिए समझने पर, कि सर क्या समझाना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, उनकी बात ध्यान सुनो। एक बार सर ने जो समझाया हमें समझ में आ गया, अब सर री एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर कुछ बात कर रहे हैं या फिर डाउट्स ले रहे हैं, अभी भी सर स्लाइड पे हमारे पास टाइम बिता रहे हैं, तब लिख लो अपना फटाफट, तेजी में थोड़ा लिखना है। ठीक है, नो नीड टू राइट ऑप्शंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सारे सवाल मैं यहां पे ऑब्जेक्टिव लेके आऊंगा, उनके ऑप्शंस लिखने की आपको जरूरत नहीं है। सीधा सीधा क्वेश्चन लिखा, कौन से साल में आया हुआ, अगर PYQ है तो फिर उसकी बस बॉडी लिखी और सीधा सॉल्यूशन लिख दिया। ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस आपके लिए वन टाइम होते हैं, जब आपको शुरू शुरू में सवाल दिखाया जाए,
बस। तो ऑप्शंस लिखकर आप टाइम वेस्ट मत करना। और दूसरा, ज्यादा डेकोरेटिव नोट्स मत बनाना। ज्यादा डेकोरेटिव नोट्स का मतलब समझ में आता है? इफेक्टिव नोट्स आर दोस्त जिनमें आपकी लैंग्वेज में बातें लिखी हुई हो बादल बनाकर। अब ये बादल बनाकर क्या है, ये मैं आपको क्लास के दौरान समझाऊंगा कि जैसे कोई भी चीज मैंने समझाई, कोई सवाल है उसमें एक्सप्लेन किया कि हाँ यार ये वाला कैलकुलेशन पॉइंट यूज हो रहा है, तो आपका एटलीस्ट हर पेज पे 2 बादल या 1 बादल तो बना होना चाहिए जिसमें आप अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो कि सर ने बोला कि अगर इस तरफ मॉड लगेगा, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, इस तरफ मॉड लगेगा तो इसको नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करने का तरीका ये है। जैसे तुम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, बस वही लैंग्वेज यहां लिख दो। इंग्लिश में लिखना चाहते हो इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में लिख लो, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखना चाहते हो व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख लो, क्योंकि वो सब चीजें आपको क्या है, रिवाइज करते वक्त बड़ी काम आएंगी। मैं आपको बता दूंगा कि बादल बना के अब क्या लिखना है। आपको समझ में आए ऐसा लिखो, फूल पत्ती नहीं बनानी है, ठीक है क्या? हाँ है ना? मतलब कि पता चला कि भाई नोट्स अब तक तो सर हम वो आदत जाती नहीं है ना कि रेड पेन से क्वेश्चन, ब्लू पेन से सॉल्यूशंस, ब्लैक पेन से सर हेडिंग। तो वो सब चीजें अगर आपके पास में टाइम है तो करो, बट आई नो टाइम होगा नहीं इतना, क्योंकि सर हमें बहुत सारी चीजें लिखनी होती हैं। तो एक ही पेन से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको अंडरलाइन कर लो, उस पर सर्कल बना लो, वो सब चलेगा। बट ये मल्टीपल कलर्स के थ्रू जाते हुए अपना टाइम ज्यादा नोट्स मेकिंग में मत इन्वेस्ट करना, क्योंकि जेई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तभी क्लियर होते हैं जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, और प्रैक्टिस के लिए टाइम बचाना पड़ेगा। पता चला जो 5 घंटे मैंने आपको सेल्फ स्टडी आवर्स में निकालने के लिए बोले हैं, उसमें से तुम 4 घंटे नोट्स ही बना रहे हो। तो करने को तो तुम पढ़ाई कर रहे हो, कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कर रहे, लगे हुए स्टडी टेबल पे बैठ के। पिताजी और माताजी देख के जाएंगे, वो भी बोलेंगे कलम चल रही है, बट भाई तू नोट्स बना रहा है। नोट्स बनाने में इतना टाइम नहीं, स्पीड अप, तेज तेज लिखो, ऐसा लिखो कि तुम्हें समझ में आ जाए। नोट्स किसी को दिखाने थोड़ी है, मैं तो चेक करने आऊंगा नहीं कभी। समझ गए? CLR लिखकर भेजिए प्लीज। हाँ, नोट्स कॉपी मैंने बता दी, एक क्लास नोट्स, एक सॉल्यूशन नोटबुक जिसमें डीपीपी, डिब्बी, मॉड्यूल शीट्स, पीवाईक्यूज, आपको हर चैप्टर के साथ 2-2 शीट्स मिलेंगी। एक जेई रेप्लिका, एक पीवाईक्यू शीट्स मिलेगी। मॉड्यूल्स अगर किसी बच्चे ने ले रखे हैं तो वो उनको अलग से सॉल्व करेगा। डिब्बी क्या है? ये एक कैटेगरी है डू इट बाय योरसेल्फ वाले क्वेश्चन, जो कि मैं आपको हर क्लास के एंड में दूंगा। अभी 1 या 2 लेक्चर तक नहीं दूंगा भाई, तो कमेंट में मत डालना कि सर डिब्बी कहां है, डिब्बी कहां है। वो मैं आपको तीसरे या चौथे लेक्चर से देना स्टार्ट करूंगा। और डीपीपी मिलेगी तो इन सब की सॉल्यूशन नोटबुक आपको सेपरेट बनानी है, और एक आपकी रफ नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है? अब ड्यूरिंग द लाइव लेक्चर्स, जैसे ही आप मैथ्स की क्लास में बैठे हो तो आपके पास में क्या होनी चाहिए? एक फेयर नोटबुक और एक रफ नोटबुक। मतलब जैसे आप मुझे सुन रहे हो तो आपके पास एक वो सफेद पन्ने वाली एकदम साफ सुथरी बढ़िया जिसमें हम सिर्फ नोट्स लिखते हैं, एक तरफ रफ नोटबुक भी रखी हुई है, क्योंकि सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा तो आपको फेयर नोटबुक की तरफ नहीं भागना है कि भाई उस क्वेश्चन को लिख लूं मैं जितना लिख सकूं, क्योंकि सर ने बोला था कि मैं कभी भी स्लाइड चेंज कर दूंगा तो मैं आगे चला जाऊंगा, सर मैं लिख नहीं पाऊंगा। नहीं, इसी से आपका फोकस डिसाइड होता है। फोकस कहां पे करने के लिए बोला? क्वेश्चन सॉल्विंग पे। तो अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन रीड करो और उसको रफ कॉपी में अटेम्प्ट करो। कैसे भी अटेम्प्ट करो, रफ कॉपी में रफ लैंग्वेज ही चलती है या रफ राइटिंग ही चलती है। तो कॉपी में अटेम्प्ट करो, एक बार उस क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाए, तुम्हारा आंसर मैच कर जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं मैच करे, तुम्हें कारण पता चल जाए तुमने क्या गलती की, ये सब बातें जब हो जाए फिर उस क्वेश्चन को आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखो। समझ में आया? तो 2 कॉपीज आपको लेकर बैठनी है। फिर क्वेश्चन देखते ही पहले रफ नोटबुक में सॉल्व करो। ये जो मैंने आपको अभी बोला, क्वेश्चन देखते ही भाई फेयर नोटबुक की तरफ मत भागना, रफ नोटबुक की तरफ भागना है। अगर जो बात ये वाला इंसान, मतलब कोई भी बच्चा अगर इस बात को पकड़ गया ना, तो आप समझो कि तुम्हारी मैथ्स की तो दिक्कतें दूर ही होगी भाई। क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। लिखने पे मत भागिएगा, बार बार बोल रहा हूं, मतलब बार बार बोल रहा हूं, मतलब सर दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, तभी आप हमें बार बार बोल रहे हैं, ठीक है? CLR लिखकर भेजो। अब मैथ्स की लाइव क्लास खत्म होने के बाद क्या करना है? तो वैसे तो मैंने आपको 3 टास्क बताए थे, रिवीजन, रीअटेम्प्ट ऑफ द क्वेश्चंस, होमवर्क कंप्लीशन, बस, ठीक है? क्या करना है? कंप्लीट योर नोट्स एंड साथ में रिवाइज करो कि आज हमने क्या पढ़ लिया। ये रिवीजन वाला टास्क अगली क्लास से आने से पहले करके आना है। तो बेस्ट टाइम होता है कि सर जैसे ही हमारी क्लास खत्म हो जाए, दोनों क्लासेस हो गई, ब्रेक लो, 15-20 मिनट का, आधे घंटे का खाना वाना खाओ, फिर वापस अपनी स्टडी टेबल पे आओ, 3 घंटे स्पेंड करो स्टडी टेबल पे, और फिर क्लास का ही काम करो। जो आज आपकी क्लास हुई है उसको रिवाइज कर लो अच्छे से, क्योंकि तब तक वो दिमाग में ताजा होगा, ठीक है? याद करने की चीजें जो है उन्हें लिख लिख के याद करो। कई बार कुछ फॉर्मूलेज हो सकते हैं मैथ्स के, मैंने 5-6 फॉर्मूले लिख दिए, मैंने बोला कि भाई याद करके आना, तो उनको लिख लिख के याद करने की कोशिश कर रहे हैं ड्यूरिंग द रिवीजन। जो क्लास एग्जाम्पल आपको लगते हैं कि थोड़े डिफिकल्ट, ट्रिकी या समझ में कम आए, उन्हें दोबारा करके देखो।
बोला ना कि रीअटेम्प्ट द क्वेश्चंस, तो सारे क्वेश्चंस रीअटेम्प्ट नहीं करने हैं। हो सकता है सर एक बहुत आसान सा सवाल आपने करवाया, वो तो मैंने खुद ही कर दिया था, मैंने ही उसका आंसर सही बोला था, तो उसको रीअटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा हो गया। वो वाला क्वेश्चन जो थोड़ा डिफिकल्ट हो, ट्रिकी हो, जिसमें कोई नई बात पता चली हो, जो तुमसे नहीं सॉल्व हुआ हो, वो वाला क्वेश्चन वापस आपको बिना सॉल्यूशन देखे रीअटेम्प्ट करना है। होमवर्क कंप्लीट करो बिफोर द नेक्स्ट क्लास। आपका मेन टास्क होना चाहिए डेली पाओ, डेली निपटाओ, ठीक है। आपको डेली होमवर्क मिल रहा है, उसको नेक्स्ट क्लास में आने से पहले कंप्लीट करो। यही हार्डवर्क है भाई, जो तुम बाहर ढूंढते फिर रहे हो कि सर जेई में जो हार्डवर्क करना है, हार्डवर्क करना है, वो हार्डवर्क है क्या? यही है कि आप पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे होमवर्क कंप्लीट करके आना है। उसके दो फायदे हैं, एक तो आपको नेक्स्ट क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी, दूसरा आपका बैकलॉग नहीं क्लियर हो, मतलब बैकलॉग नहीं बनेगा भाई। बाकी बच्चे जनरली होमवर्क मिलता है पता क्या करते हैं, इसको बाद में करेंगे। और आप सभी जानते हैं, आपने बहुत सारी जगह सुना है और आप ये बात महसूस भी कर चुके हैं कि सर बाद में तो चीजें इकट्ठी होती जाती है, पाइलअप होती जाती है, वो कभी भी फिर क्लियर नहीं होती, और उसको क्लियर करने के लिए सर बहुत दम कम लगता है, उससे कम दम लगेगा उसी दिन उसको सॉल्व करने पर। तो मेक इट ए हैबिट कि जो भी मुझे काम मिलेगा मैं उसको उसी दिन या नेक्स्ट क्लास से पहले निपटाने की कोशिश करूंगा या करूंगी, ठीक है। और फिर भी अगर किसी कारणवश होमवर्क कभी ज्यादा हुआ, हमारी तबीयत खराब हुई या हम नहीं कर पाए, तो फिर उसको सर उस हफ्ते के एंड तक तो जरूर कर ही दूंगी या कर ही दूंगा, उसको मैं नेक्स्ट वीक तक तो बिल्कुल नहीं लेकर जाऊंगा, मैं बैकलॉग बनने ही नहीं दूंगा। ये बात ध्यान रखना, क्लियर है? शाबाश। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मेरे ख्याल से ऑनलाइन लेक्चर्स कैसे अटेंड करने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, सारे मैंने आपको बता दिए। आई होप दिस मेक सेंस। फिर आ जाइए कुछ पॉइंट्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज ऑनलाइन में क्या है, एक पॉजिटिव चीज भी और नेगेटिव चीज ये है। पॉजिटिव तो ये है कि भाई तुम घर बैठे पढ़ रहे हो, तुम्हारा कोचिंग आने जाने का टाइम बच रहा है, तुम्हारे इतने सारे पैसे बच गए, है ना, और तुम्हें बढ़िया रिसोर्सेज मिल रहे हैं। बट ऑनलाइन में क्या है, बहुत सारे चेहरे हैं, है ना, बहुत सारे चेहरे हैं, हर कोई इंसान अपना एक अलग सेट ऑफ क्राउड को कैटर कर रहा है। अब जैसे मेरे सामने अगर मान लो 10 बच्चे बहुत एवरेज बैठे होंगे, तो मैं उनको बोलूंगा कि भाई क्लास के क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करो और डीपीपी सॉल्व करो, बस इससे ज्यादा अभी कुछ मत करो। वहीं पे मुझे लगेगा कि बच्चे यार बड़े खतरनाक है, इनको जो भी सवाल दो ये सॉल्व कर देते हैं, तो उनको मैं बोलूंगा ले भैया ये 2 किताबें हैं, इसको आने वाले 1 महीने में निपटाना है। तो डिपेंड करता है कि मैं किस क्राउड को एड्रेस कर रहा हूं। समझ में आया कि नहीं समझ में? तो सभी लोग आजकल अपना अपना जो है वो ज्ञान देने वाला प्रोग्राम चलता है। अब किसी ने कुछ बोल दिया, वो तुम्हारी टीचर की बात से मैच नहीं हो रहा, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, सर खुजा रहे हो कि यार मैंने तो भैया का तो ऐसे सुना था, ये सर ऐसा बोल रहे हैं, तुम हो गए कंफ्यूज। इसीलिए एक बार जब आपने यहां ज्वाइन कर लिया, दैट मीन्स यू हैव फेथ इन पीडब्ल्यू, फेथ इन द टीचर्स जो आपको दिखाए गए हैं, जो आपको पढ़ाने वाले हैं, तो फिर आपको उन्हीं की ही बात को फॉलो करना है। समझ गए कि नहीं समझे? तो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स या कोई भी आपको लगे कि यार कोई एक्स्ट्रा ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, तो उससे इन्फ्लुएंस होना नहीं है आपको, ठीक है, इससे नहीं होना है। टिक लगाया है, ध्यान रखना है, इसको क्रॉस में कन्वर्ट कर दो, इससे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। कभी भी आपको लाइव लेक्चर मिस नहीं करना है भाई, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे से ये पूछते हैं 11th में जब नए नए आते हैं, है ना, 11th में जब नए नए आते हैं तो वो बोलते हैं सर कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करें? तो बढ़िया तरीका है आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का ये लाइव लेक्चर। रोज आपका 4 बजे लाइव लेक्चर या 4:15 पे लाइव लेक्चर अगर स्टार्ट हो जाएगा, 4 बजे हो जाएगा, तो दैट मीन्स आपके दिमाग में वो घड़ी चलती रहनी चाहिए, हाँ यार मेरा जो 4 बजे है ना, मुझे अपने स्टडी टेबल पे पहुंचना है, मेरे क्लासेस स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि पार्क में घूम रहे हो तो पार्क में ही चला ली, कभी मॉल में गए हो तो मॉल में चला ली, देखो सर मैं कंसिस्टेंट हूं। नहीं भाई, कंसिस्टेंट और सीरियस होना उसको बोलते हैं कि अगर आप मॉल में भी हो, अपने पेरेंट्स के साथ किसी काम से गए हुए हो, तो उस काम को छोड़कर, वहां से निकलकर अपने पेरेंट्स को बोलकर कि भाई वापस घर चलो, मेरी जेई की क्लास है। तो लाइव लेक्चर मिस नहीं करना है, इससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी और आपका बैकलॉग कभी नहीं होगा। फिर खुद के नोट्स का होना, हाँ खुद के नोट्स आपको जरूर बनाने हैं, हैंड रिटन, क्योंकि पहली स्टेज ऑफ रिवीजन ही आपके नोट्स मेकिंग होते हैं भाई। मैंने जो बताया, मैंने जो बोला, मैंने जो समझाया, वो पहली लेयर आपके दिमाग में कब जमेगी? जब आप नोट्स बना रहे होंगे कि सर ने यार इस सवाल में ये बोला था, ये आप जानते हैं। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया। लिख रहे होंगे, बोले यार ये पता नहीं क्या लिखवा दिया, तो जहां पर ये फील आएगी ये पता नहीं क्या लिखवा दिया, मतलब आपको वो पॉइंट क्लियर नहीं है। तो नोट्स मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आप सबको अपने अपने नोट्स बनाने हैं जी, ठीक है, है ना, क्लियर है? फिर आ जाइए अवॉइडिंग होमवर्क और डीपीपी। आपको कोई भी होमवर्क दिया गया है, डीपीपी दी गई है, उसको आप अवॉइड कर रहे हो, तो ये वाला काम नहीं करना है भाई, ठीक है, कि आप जो है वो होमवर्क ही नहीं कर रहे,
तो मैंने आपको पहले ही बोला था, दिस गेम इज होल अबाउट कंपटीशन। कंपटीशन जितना भी है वो सारा का सारा प्रैक्टिस का है, और प्रैक्टिस रोज आपको होमवर्क के बेसिस पे करनी है। तो अगर आप होमवर्क छोड़ दोगे तो भाई सिर्फ सुनने से या वीडियो लेक्चर देखने से तो सिलेक्शन नहीं होता। इस बात को चाहो तो आप लिख लो अपने स्टडी टेबल पे, जहां पर बैठ के आप पढ़ रहे हो उसके सामने लिख लीजिए कि सिर्फ लेक्चर देखने से, लेक्चर देखने वाला पार्ट सेल्फ स्टडी में काउंट ही नहीं होता है भाई। इस बात को पहले आप एकदम अपने दिमाग में बिठा लो। लेक्चर देखने वाला पार्ट पढ़ाई में काउंट जरूर होता होगा, बट सेल्फ स्टडी में काउंट नहीं होता लेक्चर देखने वाला पार्ट। ठीक है ना? तो बार बार लेक्चर देखना, वीडियो लेक्चर्स ही देखे जा रहे हैं, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, होमवर्क ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, डाइवर्ट हो जाओगे पढ़ाई से, और आपको कोई आउटपुट नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए ये इस काम मत करना। डिस्ट्रैक्शन और सोशल मीडिया, रील की फील, है ना? बहुत मजेदार मजेदार कंटेंट, मतलब कंटेंट क्रिएटर्स हैं भाई, बहुत गजब की रील्स बनाते हैं। मैं जो तुम्हें इस 5वें पॉइंट पे जो ज्ञान देने आया हूं, इनफैक्ट मैं भी इसी से ही मतलब मैं भी इसी में उलझा हुआ हूं इस उम्र में आने के बावजूद भी। कितनी रील्स का काम ही है भाई, एक बार आई स्क्रॉल कर ली, ऊपर चले गए करते गए, कब 1 घंटा बीता, कब 2 घंटे बीते, हमारा टाइम कब उसमें चला गया हमें पता नहीं चल रहा। तो इसको आपको लिमिट करना पड़ेगा, और इसको मतलब इससे बचने का कोई एक मेथड नहीं है। मेथड समझ में आता है कि स्टेप 1 इज दिस, स्टेप 2 इज दिस, स्टेप 3 इज दिस, ओनली 1 स्टेप। आपको लग रहा है ये ऐप मेरा ज्यादा टाइम खा रही है, डिलीट कर दो उसको, कोई नुकसान नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में, करके देखो। कोई तुम्हारे फॉलोवर्स कहीं नहीं जा रहे, कोई तुम्हारे दोस्त कहीं नहीं जा रहे, डिलीट कर दीजिए उसको अगर वो तुम पे बहुत हावी हो रही है। अदर बहुत सारे, वरना बहुत सारे तरीके हैं, लॉक लगा लो ऐप पर, है, टाइम लिमिट कर दो कि भाई इससे ज्यादा अगर मैं टाइम इस पे किल करता हूं तो ये ऐप अपने आप ऑटोमेटिक लॉक हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हुई हैं, तो वो भी कर सकते हो। नोटिफिकेशन बंद कर लो। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आप अपनी जिंदगी में, इसी से तो सेंस ऑफ मैच्योरिटी आएगी। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम एक इंपॉर्टेंट बहुत टफ एग्जाम के लिए और बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हो? सर हमने ये चेंज लाया 5 नंबर वाला पॉइंट, ये चेंज हम अपनी जिंदगी में ले आए हैं। ठीक है, हाँ, उसको लिए तुम्हें कोई प्रेसिडेंट से अवार्ड नहीं दिलवाएगा, या हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स भी आकर पीठ ना थपथपाएं, या मैं भी ना बोलूं, तू मुझे आके बोले कि सर मैंने कभी भी पूरे 2 साल इंस्टाग्राम नहीं यूज किया, तो मैं, हो सकता है मैं भी तेरी तारीफ ना करूं। बट ये जेई की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को काट ही दे रहे हो। ठीक है, तो ये करना तो ऐसे ही पड़ेगा भाई। ठीक है, उसके बाद में आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट, यस, ये पॉइंट तो मैंने आपको पहले ही बोला, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि आप ही के एज के बच्चे क्लास 11th में एडमिशन लेते हैं, आप ही के स्कूलों से वो होते हैं, जिस स्कूल से आप हो उससे पहले भी कोई स्कूल से आया है। अगर उससे कोई नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, अब आपके पास में इतिहास लिखने का वक्त है कि तुम अपने स्कूल के पहले आईआईटीएन होंगे, तो तुम्हें तो भैया वो बड़े ढोल नगाड़ों के साथ तुम्हारा स्वागत करेंगे, 12th के बाद में मजे आ जाएंगे, तुम्हें बुलाया जाएगा, पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, माला पहनाई जाएगी, तुम्हारी स्पीच करवाई जाएगी स्कूल के अंदर, तुम्हारे नाम पे ढोल बज रहे होंगे, है ना? तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल जो है, तुम्हारे स्कूल के टीचर्स जो है वो तुम्हारे लिए वेट कर रहे होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर पहले से वहां से कोई निकला है आईआईटीएन, तो तुम वहां से इंस्पायर हो सकते हो कि भाई जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मेरे में ऐसे क्या कमी है। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी मत करना भाई। ठीक है, हाँ, है ना? अप्स डाउन जरूर आएंगे, डिफिकल्ट रहेगी जर्नी, आसान थोड़ी, कभी आसान कभी मुश्किल रहने वाली है, बट हाँ, उसका मतलब ये नहीं है कि भाई मुश्किल आई तो हम भाग गए, आसान थी तब तक टिके हुए थे। द ओनली मंत्र इज कि ये जर्नी लंबी है, बस इसको आपको जी के कंप्लीट करनी है। जिस दिन आपका बैड डे हो, जिस दिन आपका एकदम खराब दिन हो, बोले आज पढ़ने का मन ही नहीं है, तो लाइव लेक्चर देख लेना, नोट्स बना लेना, इतना काम जरूर कर लेना। ठीक है, लाइव लेक्चर और नोट्स तो देख ही लेना। लाइव लेक्चर देखने में ज्यादा आपकी एनर्जी नहीं जाती, वो टीचर आपको दिखवा रहा होता है कि भाई देख ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे पढ़ाया, वो देख लिया, नोट्स बना लिए, रिवीजन, नोट्स बनाते वक्त ही रिवीजन हो जाती है। ये 2 काम तो हर डे आपको मिनिमम करने ही करने हैं। और उसके बाद में अगर आप फील गुड कर रहे हो, तबीयत आपकी सही है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, फिर होमवर्क भी करो, वो नहीं छोड़ना है। ठीक है, बट लाइव लेक्चर एंड नोट्स मेकिंग ये हमारा डेली का टास्क है सर। क्लियर है? तो CLR लिखकर भेजो। और मेरे ख्याल से ये 5 पॉइंट्स कितने हो गए, 3 2 5, हाँ, सारी बातें क्लियर है। इसके अलावा भी कोई पॉइंट आपके दिमाग में रह गया तो पूछो भाई। कई बार बच्चे ना टाइम टेबल का बोलते हैं, एक बोलते हैं सर व्हाट शुड बी द टाइम टेबल। तो टाइम टेबल के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दी है, बिकॉज अभी टाइम टेबल समझाने जाऊंगा तो मेरा करीबन आधा घंटा और चला जाएगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना। टाइम टेबल की अलग से एक वीडियो है जो कि कल आने वाली है। ठीक है, ऑन जेई वाला चैनल, वो आप जरूर देख लीजिएगा। इसी चैनल पे
सभी के लिए आएगी, वहां से कुछ आपको पॉजिटिव मिले तो मैंने उसमें बताया भी है कि आपको कितने घंटे की नींद लेनी है और क्या क्या आपके प्रायोरिटी टास्क होनी चाहिए। और मैंने एक बेस्ट टाइम टेबल की वीडियो अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की है, तो दोनों सेट्स के लिए बनाई है, मतलब दोनों कैटेगरी के लिए, एक जो स्कूल गोइंग है और एक जो डमी है, दोनों के लिए बनाई है। तो ये आपको कल टुमारो, ठीक है, टुमारो मतलब आज का तारीख है 13th ऑफ अप्रैल है, तो कल होगी 14th ऑफ अप्रैल। ठीक है, 14th ऑफ अप्रैल को वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, स्टेट बोर्ड्स और ये सब चिंता बिल्कुल मत करो, अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए प्लीज, ठीक है, कि मेरा स्टेट बोर्ड से हूं सर, मैं महाराष्ट्र बोर्ड से हूं, मैं यूपी बोर्ड से हूं, बिहार बोर्ड से हूं, राजस्थान बोर्ड से हूं, एमपी बोर्ड से हूं, सीबीएसई से हूं, आईसीएसई से हूं, क्या मैं ये देखूं कि हमारा तो फ्लो अलग है। देखो, फ्लो हमेशा स्कूल में और कोचिंग में अलग ही रहता है, हमेशा मिसमैच रहेगा, ये आपको एक झेलना पड़ेगा। मिसमैच मतलब कि यहां पर मैं सेट थ्योरी पढ़ा रहा हूं, वो सेट थ्योरी पढ़ाकर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर चुके हैं। फिर मैं अगले चैप्टर में जब मैं आपको बोल रहा हूं कि बेसिक मैथमेटिक्स में 20 लेक्चर लगेंगे और वो करीबन 1 महीने चलेगा, तो 1 महीने में से स्कूल में तो 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, या 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। दैट मीन सर उतनी तेज हम नहीं चल सकते, बिकॉज उनको सिर्फ स्कूल का पढ़ाना है, मुझे पूरा जेई मेंस और जेई एडवांस कवर करते हुए चलना है, और तुम्हारी हाँ बरवा के कि हाँ भाई समझ में आया कि नहीं, इनफ प्रैक्टिस होगी कि नहीं, तो हमारी स्पीड कभी मैच कर ही नहीं सकती भाई। तो ये मिसमैनेज चलेगा, और इस मिसमैनेजमेंट की वजह से कि स्कूल में कुछ और चल रहा है और कोचिंग में कुछ और चल रहा है, उसकी वजह से आपके मार्क्स भी डिप होंगे। कहां पर? स्कूल में, क्योंकि सर पता चला स्कूल में उन चैप्टर्स का टेस्ट आ रहा है जो यहां पर अब तक हुए नहीं है। तो थोड़ा सा आपको उन दिनों में, मुश्किल के दिनों में थोड़ा अपने आप को समझाना है कि एक बार मेरा जेई का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए पीडब्ल्यू से, उसके बाद में जब मैं फाइनल एग्जाम अपने स्कूल में देने जाऊंगा तब मैं उसमें अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। तब तक कुछ चैप्टर्स हम स्कूल से भी पढ़ ही रहे होंगे जब रेगुलर जा रहे हैं तो, क्योंकि डमी वाले तो स्कूल टेस्ट देने जाते नहीं है। रेगुलर अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा बहुत स्कूल में भी वो सिखा ही रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आप अपना एग्जाम दे दीजिए। अगर वो चैप्टर यहां हो चुका है तो वेल एंड गुड, यहां नहीं हुआ है तो फिर कोई बात नहीं भाई, फिर नंबर कम आए तो दैट एक्सेप्ट करो उसको, ठीक है ना। इसमें पेरेंट्स बड़े नाराज होते हैं भाई कि यार तूने तो कोचिंग में एडमिशन लिया है और तेरे इधर स्कूल में नंबर डिप हो गए, तेरे इधर तो 10th में तो 96% मार्क्स आए थे, अब की बार जो तेरा पहला यूटी हुआ है, यूटी बोलते हैं ना, यूनिट टेस्ट, उसमें तो तेरे नंबर कम आ गए। कोई बात नहीं, पेरेंट्स को ये चीज समझने में टाइम लगेगा, अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा। चाहे तो ये वाला पोर्शन वीडियो का अपने पेरेंट्स को दिखा देना कि स्कूल में कुछ और चल रहा है, उसकी स्पीड अलग है, उनकी पेस अलग है, कोचिंग में कुछ और सिलेबस चल रहा है, मतलब सिलेबस अलग नहीं है, मतलब चैप्टर अलग है। तो उन्होंने जो टेस्ट लिया है वो अब तक हमने चैप्टर्स पढ़े ही नहीं है, तो नंबर आएंगे कहां से? हल्के फुल्के पढ़े हैं तो उतने हल्के फुल्के हमारे मार्क्स आ गए। बट बाय द टाइम जब हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और फाइनल एग्जाम जब क्लास 11 का देने जाएंगे तो उसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा स्कोर लाकर दिखाऊंगा। ये आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए अपने पेरेंट्स से। बोलो भाई, क्लियर है? हाँ, तो सर ये यहां तक हमारी ज्ञान की बातें बहुत सारी हो गई, ज्ञान का फुवारा आपने चला दिया है, और कुछ तो ज्ञान की बातें राजवंत सर ने भी की होगी, मेरे ख्याल से कुछ बातें कॉमन भी निकल के आएगी। कुछ बातें कॉमन थी क्या? चलिए जी, तो टुडे इज 13th ऑफ अप्रैल, लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग जर्नी। ये धमाकेदार जर्नी जो है हम लोग शुरू करते हैं आज के दिन से, है ना। और अब हम अपना जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो हमारा चैप्टर है सेट थ्योरी, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, है ना। हाँ, कुछ चीजें कॉमन होंगी ऑब्वियसली, वो आपको सुननी पड़ेंगी यार, पहले पहले दिन ये सब बातें बतानी जरूरी भी होती हैं, ठीक है। बट अब हम एक बार इस चैप्टर में घुस रहे हैं तो फिर अब बातें जो है वो स्टडी रिलेटेड होंगी और मजेदार बातें होंगी, ऐसा नहीं कि बोरियत फील होगी आपको। तो फर्स्ट चैप्टर इज सेट थ्योरी, ठीक है। आसान सा ही चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। कैसा चैप्टर है? आसान सा ही चैप्टर है और छोटा चैप्टर है। बड़ा मजा आएगा आपको इस चैप्टर में, इसीलिए इसको थोड़ा ऊपर, रैंकिंग इसकी ऊपर की गई है ना। सेट थ्योरी नाम का चैप्टर है जी। सर इससे हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं क्या? यस, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर दिस इज द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स, मतलब ये एक लैंग्वेज ओरिएंटेड क्वेश्चन है,
तो सेट थ्योरी का इस्तेमाल जो है वो आपको हर क्वेश्चन में होता हुआ दिखाई देगा। क्वेश्चन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो जनरली सेट थ्योरी के थ्रू ही सवाल पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है बेटा? सेट थ्योरी के थ्रू ही सवाल पूछा जाता है। चैप्टर का नेचर कैसा है सर? चैप्टर का नेचर इजी है, छोटा चैप्टर है, थ्योरेटिकल, थोड़ा थ्योरेटिकल भी है, पर इसमें फिर आगे चल के कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे, उसकी भी हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन इससे आते हैं। लैंग्वेज वाला चैप्टर है, मतलब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है जी। और दूसरा चैप्टर जो है वो आसान है, ठीक है। हाँ, बस अभी आपको इतना ही जानने की जरूरत है, ठीक है। जिम तुम मेरे से जाने के लिए बोल रहे हो? आते ही टीचर को छेड़ दिया सर हमने सुना टीचर बहुत बड़ा रोस्टर है, बोले पहले इसी की रोस्टिंग कर देते हैं। बोले सर जिम विम जाओ। मुझे जाने के लिए बोल रहे हो कि खुद का पूछ रहे हो? पहले ये तो बताओ, मतलब जिम वाली क्या है, पूरी बात लिखो ना भाई। जिम मतलब मैं जाऊं कि मोटा हो चुका हूं थोड़ा? सर आप जिम जाओ, या फिर खुद के लिए पूछ रहे हो? अच्छा, खुद का पूछ रहे हैं। जिम शाम के वक्त जा सकते हो यार, अगर मतलब लेट नाइट जिम है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब 8 बजे के बाद में थोड़ा इसको इरेगुलर करना पड़ेगा। देखो, अब इसके साथ तो मैं ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, कि आप इसके साथ एक अपनी हॉबी बहुत अच्छे पैशनेट तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो। बिकॉज जिम में कम से कम वीक में 4 दिन तो जाना ही पड़ता है। बट जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे तो आप बोलोगे यार वीक में 4 दिन तो नहीं निकाल पा रहा हूं, या तो ये छोड़ना पड़ेगा या वो छोड़नी पड़ेगी जिम। तो जब ऐसे बोर्ड पे पहुंच जाओ तो फिर भाई इसको मत छोड़ देना। इसकी तरफ इशारा किया है पहले, मतलब इसको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज ये तुम अपने कैरियर बनाने की बात कर रहे हो। बॉडी बनाने के टाइम या बॉडी बनाने के मूवमेंट जिंदगी में आगे और भी आपको मिलने वाले हैं, बट कैरियर बनाने का मेरे ख्याल से इससे बढ़िया सुनहरा मौका आपको और नहीं मिलेगा। और कहीं आगे चल के मिलेगा भी अगर, तो आप पे प्रेशर और ज्यादा होगा, अभी कम है, ठीक है। तो चले जाओ, वीक में 3 दिन चले जाओ अगर मौका मिलता है तो, आफ्टर योर ड्यूटीज आर कंप्लीट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी बहुत ही मजेदार आसान सा चैप्टर। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज ए सेट, अभी डेफिनेशन और सारी बातें बताऊंगा, तो सेट क्या है? सो सेट इज नथिंग बट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स, ठीक है। सेट क्या है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स, दैट इज कॉल्ड एज सेट। समझ में आएगी? नहीं समझ में आया? अब सर ये वेल डिफाइंड मतलब क्या है? मैंने कहा देख, वेल डिफाइंड का बात मैं तुझे बताता हूं, ध्यान से सुनना। वेल डिफाइंड का मतलब है कि एक ऐसी बात जिसको सुनकर तेरे दिमाग में एकदम क्लैरिटी आ जाए कि हां भाई इसको मुझे सेट के अंदर लेना है और इसको नहीं लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक क्लास में 5 बच्चे हैं, लिखना नहीं है अभी कुछ भी, हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर, यस। एक क्लास में मान लेते हैं 5 बच्चे हैं। एक नाम है स्टूडेंट ए, है ना, मतलब एक का नाम है आकाश, उसके 87% है। एक नाम है शुभम, उसके 63% है। क्लास 10th के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, हाँ है ना। और फिर एक नाम है आकांक्षा। चेहरे पे स्माइल आ रही है, बदतमीज, ये देख परसेंटेज अभी गायब हो जाएगी। उसके परसेंटेज है 93। फिर एक नाम है तन्वी, जिसके परसेंट 83% है। और फिर आप एक नाम बोल सकते हो, 5 बच्चे बोले थे ना मैंने, एक नाम है कौशल, जिसके आप बोल सकते हो 78% है। तो अब मैं आता हूं, ध्यान सुनना, अब मैं आता हूं इस चीज पे कि ये जो आपने वेल डिफाइंड बोला, सर इसको आप समझाओगे कैसे? ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना, है ना। तो मैंने बोला कि देख, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं, उनका भी एक कलेक्शन बना दो तो वो सेट कहलाता है। तो मैंने आपको बोला जैसे सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 80%। अब ये बात जो मैंने लिखी है येलो कलर से, लिखना अभी कुछ भी नहीं है भाई, अभी लिखना कुछ भी नहीं है। एक कह रहा है लड़कों के साथ ऐसा क्यों होता है? आकाश के भी तो नंबर बढ़िया हैं, वो नहीं दिख रहा तुझे? मैंने बोला कि फॉर्म ए सेट ऑफ,
कि भाई एक सेट बनाओ उन स्टूडेंट्स का जिनके 80% से नंबर ज्यादा हो। क्या इस बात को सुनकर या देखकर आपको यह बात समझ में आ गई कि मुझे सेट में किसको रखना है और किसको हटाना है? यस और नो? तो हां सर, बिल्कुल समझ में आ गई। उस सेट में कौन कौन आ जाएगा सर? सर 80% से ज्यादा इसके हैं और इसके हैं और इसके हैं, ये 3 लोग हैं। तो कौन कौन होगा उसमें? आकाश हो जाएगा, आकांक्षा हो जाएगी, और साथ में हमारे पास में सर तन्वी हो जाएगी। तो जैसे ही आपको एकदम क्लियर कट आइडिया मिला कि हां भाई सेट में मुझे इन्हीं को ही रखना है, बिकॉज आपने ये वाली लैंग्वेज यूज की है, तो दिस इज कॉल्ड एज वेल डिफाइंड। इसको हम क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। ये वाली बात वेल डिफाइंड कहलाती है ना। 80% से ऊपर किन किन बच्चों के नंबर है? 87, 96 और 83, है ना। फिर मैंने आपसे एक और सवाल पूछा, ये वाला बताना, आप बताना वेल डिफाइंड है कि नहीं है। और वेल डिफाइंड स्टेटमेंट मतलब बता चुका हूं मैं, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान सुन। कि वो वाले बच्चे या फिर वो वाले एक स्टेटमेंट जिसको सुनकर तुझे एकदम क्लियर कट आइडिया हो कि इसको सेट के अंदर लेना है और इसको नहीं लेना है। जैसे मैंने पूछा कि भाई तूने इसको क्यों नहीं लिया, कौशल को या इसको, शुभम को? तो सर हमें तो 80% से ऊपर वाले बोले उसने, तो इनके तो नंबर ही कम है, इनको क्यों लेंगे सेट में, है ना। उसके बाद में फिर मैंने आपसे बोला सेट ऑफ स्टूडेंट्स whose name starting with, अभी कुछ लिखना नहीं है, ये सब रफ चल रहा है, starting with a consonant। ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम एक कॉन्सोनेंट से शुरू होता है? ऐसे मुझे उन स्टूडेंट्स का सेट बनाकर दो जिनका नाम कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। तो सर ए और ए, ये तो वोवल है, ए ई आई ओ यू। सर ये रहे शुभम, तन्वी और कौशल, है ना। तो इसमें फिर से कितने लोग कौन कौन आ जाएगा इस सेट के अंदर? सर शुभम आ जाएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, तन्वी आ जाएगी और कौशल आ जाएगा। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने बोली है, क्या ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है? तो आंसर इज यस, है ना। आंसर इज यस, क्योंकि सर इन तीनों लोगों का नाम एक कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। तो हमें पता है आकाश और आकांक्षा को इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनका नाम एक वोवल से शुरू होता है। अब तीसरी स्टेटमेंट सुन, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब मुझे तू एक सेट बनाकर दे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का। अब तू मुझे एक सेट बनाकर दे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को। तीसरी स्टेटमेंट मैंने ये बोली है, ये वाली तू सेट बना पाया, तेरे को कोई डाउट नहीं आई, दिस स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड। ये वाला सेट तू बना पाया, दिस स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड, क्योंकि आपको क्लियर कट आइडिया था कि इसको लेना है इसको नहीं लेना। अब मैंने आपसे बोला कि भाई इसका सेट बना। अब नाउ सर दिस स्टेटमेंट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये स्टेटमेंट ही वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। मैंने कहा क्यों भाई? कि सर इंटेलिजेंट तो फिर ये भैया होंगे, ये आकांक्षा होगी। मैंने कहा एक ही क्यों इंटेलिजेंट होगी, सिर्फ इसने ही मेहनत की है क्या? जिसके 90 से ऊपर नंबर आते हैं सिर्फ वो इंटेलिजेंट होता है। बोले नहीं नहीं सर रुको रुको रुको, आकाश भी ठीक है और तन्वी भी ठीक है। फिर मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है? अगर ये इंटेलिजेंट नहीं है तो मतलब यू आर क्लेमिंग कि कोई भी बच्चा जाए बिना पढ़े भी चला जाए 78% मार्क्स तो ले आएगा। तो सर हमें अब इसमें डाउट आ रहा है कि किसको लें किसको नहीं लें। आप टॉपर ऑफ द क्लास बोलते तो भी सर हमारे लिए स्टेटमेंट वेल डिफाइंड हो जाती कि हाँ भाई टॉपर मतलब जिसके सबसे ज्यादा नंबर है वो ये है, चलो। बट आप तो बोल रहे हो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो सर इसका तो कोई कुछ वर्ड्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जैसे इंटेलिजेंट हो गया, स्मार्ट हो गया, है ना। तो ये जो इंटेलिजेंट वर्ड है दिस इज बेसिकली रिस्पेक्टिव। अब भैया जिसके नंबर 63% आए हैं, शुभम के लिए तो कौशल भी इंटेलिजेंट है। क्यों? शुभम से जाके पूछ कि भाई शुभम तेरे में और कौशल में कौन इंटेलिजेंट है? तो वो बोले कौशल इंटेलिजेंट है। बोले क्यों? सर उसके नंबर ज्यादा हैं। कौशल से जाके पूछ, कौशल से ज्यादा सर तन्वी, तन्वी से जाकर पूछ आकाश, आकाश से जाकर पूछ आकांक्षा। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो आप हमें मैथमेटिक्स में कोई भी सेट बनाने के लिए अगर बोलोगे तो आप हमें एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट बोलोगे, तभी हम सेट बना पाएंगे। अदरवाइज ऐसी कुछ स्टेटमेंट बोलोगे
तो वी विल नॉट बी एबल टू फॉर्म ए सेट। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो SMJ लिखकर भेजो। SMJ की फुल फॉर्म मतलब समझ गए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन वर्ड है, फटाफट तुम्हें भी 3 ही लेटर्स टाइप करने पड़े, तो SMJ लिखकर भेजो, है ना? वरना पूरा समझ गए लिखोगे तो। वैसे इसकी एक और फुल फॉर्म भी है, सचिन मैथमेटिक्स जाखड़, ये मैंने अभी बनाई, बट SMJ का मतलब फुल फॉर्म है समझ गए सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, तुम तो इंटेलिजेंट हो यार। अभी पूछ रहे थे जेई हो पाएगा कि नहीं, ये ले भाई। तो ये लिखने वाला पार्ट आ गया जो आपको नोट्स में लिखना है, डेफिनेशन ऑफ द सेट्स। ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स, ठीक है। बाय वेल डिफाइंड वी कैन मीन देयर शुड बी नो एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब है, ये लिखना नहीं है आपको, ये जो मैं रेड बॉक्स में करके दे रहा हूं ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझने वाली बात है। सिर्फ लिखने वाला पार्ट यही है, ये हेडिंग है, ये इतना सा पार्ट लिखना है कि सेट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड वाला मतलब मैंने आपको समझा दिया, वो आपकी जिंदगी में हमेशा आपके साथ रहेगा कि हमें भाई कोई भी डाउट ना हो, कोई एम्बिग्यूटी ना हो कि इसको लेना है कि इसको नहीं लेना है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। चलिए अब आपके लिए कुछ एग्जांपल्स। यस, ये लिखने नहीं है, ये आपको सिर्फ यहीं पे मुझे बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है और कौन सी स्टेटमेंट नॉट वेल डिफाइंड है। कौन सी स्टेटमेंट, बेसिक मैथ्स का जो चैप्टर है बेटा वो अगला चैप्टर है, ठीक है, बार बार मत लिखिए, मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बेसिक मैथ्स से पहले हम सेट थ्योरी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स एक बड़ा चैप्टर है, उसको हैंडल करने में बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है। सेट थ्योरी आसान चैप्टर है तो इसलिए इसको पहले लाया गया है, और ये इंडिपेंडेंट चैप्टर भी है, ठीक है। अब आ जाइए फटाफट, पहले वाली स्टेटमेंट आपको बतानी है वेल डिफाइंड है कि नहीं है। अगर वेल डिफाइंड है तो WD लिखकर भेजोगे चैट सेक्शन में, नॉट वेल डिफाइंड है तो NWD लिखकर भेजोगे। दिस इज फॉर वेल डिफाइंड, दिस इज फॉर नॉट वेल डिफाइंड। फर्स्ट इज वेल डिफाइंड और नॉट डिफाइंड। सर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली ए वेल डिफाइंड नंबर, मतलब इट इज ए वेल डिफाइंड स्टेटमेंट, है ना, इट इज वेल डिफाइंड। क्यों? आप मुझे कोई सा भी नंबर दो, कोई सा भी नंबर बताओ, अगर वो इवन हुआ तो मैं इस सेट में रख दूंगा, अगर वो इवन के अलावा कुछ और हुआ तो उसको मैं फेंक दूंगा, है ना। जैसे कोई पूछे √2, तो सर √2 इवन थोड़ी है, तो इररेशनल नंबर है। ये जो इवन नंबर्स और ये जो आप बोलते हो, ये इवन वर्ड यूज किया जाता है इंटीजर्स के लिए। इवन मतलब वो इंटीजर ही होना चाहिए और 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड। हाँ सर, पहला क्लियर है। कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर्स, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब अपने टीचर्स के प्रति रिस्पेक्ट पे करते हुए तुम तो ये जरूर बोलोगे यस सर, कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर्स वी नो, कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर्स वी नो इज PW, है ना। तो हमारे हिसाब से सर बेस्ट टीचर का कलेक्शन जो है वो PW है। बट भाई सामने वाली पार्टी में जाकर ये सवाल पूछो तो वो बोलेंगे हमारे यहां पर है, किसी दूसरे देश में जाकर पूछ लो वो बोलेंगे हमारे यहाँ के टीचर बेस्ट है। तो जिस टीचर से जो बच्चा पढ़ रहा होता है उसके लिए वही बेस्ट है और वही बेस्ट होने भी चाहिए। तो सर दिस स्टेटमेंट इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, ये क्राउड के हिसाब से बदलती जाएगी, ठीक है। हाँ बट तुम्हारे हिसाब से तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए भाई, तभी तुम यहां आए हो, ठीक है। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, थोड़ा बहुत चलता रहना चाहिए भाई। आ जाओ, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब सर ये क्या वर्ड है भाई, टैलेंटेड का मतलब क्या है। अब जिसने कोई किताब लिखी है अगर वो नहीं बिकी, मतलब उसने इतने अच्छे नंबर्स नहीं कमाए, पैसे नहीं कमाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी किताब लिखने वाला ही बेवकूफ है, उसने किताब लिखी है भाई। हाँ लोगों को नहीं पसंद आई, दैट इज ए सेपरेट स्टोरी, बट मोस्ट टैलेंटेड मतलब क्या है। या आप ये बोलते हैं कि भैया ऐसा राइटर बताओ या कलेक्शन ऑफ दोज राइटर्स जिनकी किताबें जो है वो 1 लाख कॉपी से ज्यादा बिकी हो, तो हमें समझ में आते। बट मोस्ट टैलेंटेड इज नॉट ए वेल डिफाइंड, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो। लिखना कुछ भी नहीं है, अब तक लिखना कुछ भी नहीं है, हाँ ये सब नहीं लिखना है, बस वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड में चलने दो। कुछ बच्चे इसको वेल डिफाइंड बोल रहे हैं, तो मोस्ट टैलेंटेड इज नॉट ए क्राइटेरिया। आपको एक ऐसा क्राइटेरिया अगर कहीं पे सुनाई दे, दिखाई दे
कि जिसके बियॉन्ड मैं ये सोच पाऊं कि इसको रखूंगा और इसको नहीं रखूंगा, वो वेल डिफाइंड होता है। अब मोस्ट टैलेंटेड का मतलब क्या है? किसको लेकर आएगा भाई? अब वो जिसको, मान लो जैसे मैं किसी राइटर की किताब पढ़ रहा हूं, मेरे को वो किताब अच्छी लगी, तो मेरे लिए तो मोस्ट टैलेंटेड वही है। तू किसी राइटर की किताब पढ़ रहा है, तेरे को अगर वो किताब बहुत अच्छी लगी, तो तेरे लिए मोस्ट टैलेंटेड वही है कि सर इसकी किताब से हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये राइटर बहुत अच्छे हैं। समझ गए? चौथे पे आइए, द कलेक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के रूट्स, तो अब सर थोड़ी सी 10वीं यूज करते हैं, है ना? सर इसमें क्या हो रहा है? हाँ, सुन लिया बेटा, मैंने सुन लिया। क्या बोल रहा था? दो बच्चे आपस में बैठे बैठे, मैं तुम्हें बता दूं, वो बोल रहा अरे यार लेफ्ट हैंड से लिखते हैं ये बोले मैंने अभी नोटिस किया। हाँ बिल्कुल सही सर। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। सर 5 को इस तरीके से, -5 को इस तरीके से ब्रेक करो कि उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 6x² आना चाहिए। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो पीछे बचा x माइनस 2। इन दोनों में से -3 कॉमन लिया तो सर पीछे बचेगा x माइनस 2। अब फिर इसमें से x माइनस 2 हमने कॉमन लिया तो सर ये हो जाएगा x माइनस 2 और फिर ये x माइनस 3। तो हमारे पास में जो रूट्स निकल के आ रहे हैं वो दो ही लोग आ रहे हैं। हाँ सर, दिस इज ए वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। तो इसके लिए आप क्या बोलोगे? दिस इज ए वेल डिफाइंड स्टेटमेंट्स। आप हर एक को इस कलेक्शन में नहीं शामिल करोगे, बट हां इसके जो रूट्स है उसको शामिल करोगे। मेरे ख्याल से आसान आसान चल रहा है यार। कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। यस सर, A-E-I-O-U को लेना है। A-E-I-O-U है ना? हाँ, गोलमाल वाला तुषार कपूर बन जाओ, है ना? A-E-I-O-U, बस वही वाले लेने। शाबाश, वेल डिफाइंड लिख दूं इसके आगे। हेलो, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कहानी शुरू हो चुकी है भाई, ध्यान रखना। ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन जेई बैच। सर हमारे हिसाब से हम सभी इंटेलिजेंट हैं, और एक बार आप ये सवाल हमारी मम्मी से पूछ लो फिर सर हम सभी नालायक हैं, है ना? मैं भी। तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, है ना? तो सर ये इंटेलिजेंट वर्ड इज नॉट ए पैरामीटर। आप कोई परसेंटेज बताओ, कोई क्राइटेरिया सेट करो, ये कुछ नहीं होता है। कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, नॉट वेल डिफाइंड। क्योंकि जो तेरे लिए डिफिकल्ट है हो सकता है वो किसी के लिए आसान हो, और हो सकता है जो किसी के लिए आसान हो वो तेरे लिए डिफिकल्ट हो। सर मेरे लिए हमेशा डिफिकल्ट ही रहेगा क्या? अरे नहीं, मतलब तेरे लिए जो आसान हो वो किसी और के लिए डिफिकल्ट हो। ठीक है? तो दिस इज द गेम। आई होप यू नो दिस। वेल डिफाइंड स्टेटमेंट आपको समझ में आई होगी। ठीक है भाई? अब किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। ठीक है? तो इस सेट को, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने की हमारे पास में दो फॉर्म्स होती हैं। पहले हम फॉर्म 1 के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम फॉर्म 2 पे चलेंगे। पहली जो फॉर्म है दैट इज कॉल्ड एज रोस्टर फॉर्म, या फिर आप बोल दो टेबुलर फॉर्म। इस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। किसी भी सेट को आप एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर दो, जैसे मान लो ए, फिर करली ब्रैकेट लगा दो, फिर उसमें जितने भी आपके पास में एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा कर करके लिख दो, ऐसे, है ना? तो दिस इज कॉल्ड एज रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बोल दो या फिर इसको टेबुलर फॉर्म बोल दो, एक सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, आपको पहले 5 नेचुरल नंबर्स का एक सेट बनाना है, और वो सेट जो आप मुझे लिखकर दिखाओगे वो टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए। रिप्रेजेंट करने का तरीका, अब आप सेट किसी को लिखकर दिखा रहे हो तो कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो? तो सर इस सेट को हमने क्या किया, एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया। वो आपके इच्छा के ऊपर है, किसी भी लेटर से डिनोट कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कैपिटल ए से डिनोट किया और फिर मैंने करली ब्रैकेट लगाया। अब मुझे पता है कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं। पहले 5 नेचुरल नंबर होते हैं 1 से शुरू, तो दैट इज सर 1, ये इसका एक एलिमेंट है, इस सेट से बिलोंग करता है, इस सेट के अंदर का मेंबर है। तो फिर कॉमा 2, फिर कॉमा 3, फिर कॉमा 4 और फिर कॉमा 5, ये सेट खत्म हो गया सर।
ठीक है, तो आपने हमें ये सेट बनाने के लिए बोला, ये हमने सेट बनाकर आपको दे दिया। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब जब आप ये वाला काम कर रहे होंगे तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, नोट करने वाली बात है, वो ध्यान से देखना। पहला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आर या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट मतलब आपने किस ऑर्डर में उन एलिमेंट्स को लिखा है इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। मतलब एक बच्चे ने ये सेट बोला, हां सर, दूसरा बच्चा मान लो इसी का ही ये बोल देता तो कि सर सेट ए मैं तो ये बनाऊंगा 2 3 1 4 5, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो पहले पांच नेचुरल नंबर थे, क्या उसने उनको इंक्लूड कर लिया? तो हां सर, 1 2 3 4 5 आ तो गए। अब किसको पहले लिख रहे हो किसको बाद में लिख रहे हो नहीं फर्क पड़ता। फिर एक बच्चा बोले सर मैं तो ये वाला सेट बनाऊंगा 5 3 1 2 4। तो जब मैंने आपको ये वाली कमांड दी, मैंने आपसे ये सवाल पूछा, तो उसका जवाब ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप किस ऑर्डर में लिखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी लिखने पे ध्यान मत दो। सेकेंड थिंग, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। एलिमेंट्स रिपीट करने अलाउड नहीं है। एलिमेंट्स रिपीट करने अलाउड नहीं है मतलब एक एलिमेंट को आप एक सेट के अंदर दो बार से, मतलब एक बार से ज्यादा नहीं लिख सकते, है ना। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। क्या मतलब है सर रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड का? देख इधर, मतलब अगर कोई बच्चा बोलता कि सर ये देखो 1 1 2 3 4 5, ये गलत है भाई। ये 1 दो बार क्यों आया? ये 1 दो बार क्यों आया? कौन लेकर आया? ये कौन था रसोड़े में? सर रसोड़े में नहीं सर, हम तो सेट के अंदर बात कर रहे हैं। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। एलिमेंट्स का रिपीट होना अलाउड नहीं है भाई। एलिमेंट्स आप रिपीट करवा ही नहीं सकते। एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, ठीक है। तो सर अब हमें लिखना क्या क्या है? सबसे पहले ये वाली हेडिंग डालो फटाफट, फिर उसके बाद में फॉर्म 1 करके ये लिखो, फिर ये बनाओ, ठीक है, फिर ये बनाओ, उसके बाद में ये नोट लिखो और फिर ये एक एग्जांपल लिख लो। ये सब बातें आपके समझने के लिए है। एमजेओ, है ना। एमजेओ इज द शॉर्ट फॉर्म दैट इज यूज्ड फॉर, अगर आपको मजा आ गया हो, एमजेओ इज मजो, CLR इज क्लियर। ये अगर मजा आ गया हो तो सर आपके क्लास में हमें थ्योरी तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं समझ में आ रही है यार। कितनी शॉर्ट फॉर्म है इसके पास। SMJ का मतलब है समझ गए। मजो क्लियर समझ गए, है ना। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। आई होप हो गया है। अगर हो गया है तो डन लिखकर भेजो फटाफट। DONE, डॉन। हाँ, डॉन के आगे एक ई लगा दो बस, डॉनी। डन हो गया। ये सब रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं यार, कर्ली ब्रैकेट्स हम इस्तेमाल करते हैं, दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हाँ ना। कभी भी देखो, डाउट पूछना बहुत अच्छी बात है, बट 11th वाले बच्चों को पता डाउट क्यों होते हैं? सर यहां पे कर्ली ब्रैकेट ही क्यों लगाया? सर अगर गोल ब्रैकेट लगा देते तो कछु बिगड़ रहा था क्या? मैं कहा नहीं बिगड़ता तो कुछ नहीं। तो बोले सर गोल लगाओ फिर। मैंने कहा देख, अब अपने जाकर थ्योरी में चेंजेस नहीं कर सकते, है ना। डन, शाबाश, लिख लिया होगा शायद। ये सारे नहीं लिखने, ये तो सिर्फ समझाने वाली बात है। चलिए अब एग्जांपल्स करते हैं। शाबाश, बहुत ही आसान आसान रैपिड फायर राउंड, जो कि मेरे हिसाब से तो कॉपी में नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तुम्हारा कुछ मिसिंग नहीं होगा। हाँ, तुम्हें लगे इनमें से यार कुछ एक चीज बहुत अच्छी थी तो फिर सर वो लिख लेना कॉपी में, बट फटाफट शुरू हो जाओ और मुझे सारे के सारे सेट जो है वो रिप्रेजेंट करके दिखाओ
टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब मैं ये नहीं पूछ रहा कि ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है कि नहीं है, ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है भाई। अब मुझे वो सेट लिखकर दिखा तू। शाबाश शाबाश शाबाश। रफ कॉपी रफ कॉपी रफ कॉपी, नो फेयर कॉपी। लिखने वाला काम सेकंड नंबर पे करेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर यस इट इज वेल डिफाइंड। हाँ बेटा, ये सारी स्टेटमेंट्स वेल डिफाइंड है। आपको मुझे वो सेट लिखकर दिखाना है। सेट लिखकर दिखाइए, सेट लिखकर दिखाइए। वेल डिफाइंड मत चिल्लाइए। फॉर्म ए सेट ऑफ ऑल द वोवल्स। तो मैंने क्या किया, किसी भी लेटर से उसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। मैंने कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करना चाहा। कुछ बच्चे डाउट में आ गए कि सर हमने तो उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया है, या कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया है, क्या वो गलत है? नहीं है गलत। फॉर्म ए सेट ऑफ ऑल द वोवल्स, तो दैट इज ए, ई, ओ, आई, यू। मैंने जानबूझकर ऑर्डर बदला ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि हां भाई, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर महत्वपूर्ण नहीं है, बस सारे के सारे 5 के 5 लिखे होने चाहिए। अब ये 0 1 2 3 4 किसने लिख दिया? अच्छा, अगले का जवाब दे दिया। ए, ई, आई, ओ, यू। सर कैपिटल लेटर में लिख दें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। सर ये तो बहुत बेसिक है। मैंने कहा आज बेसिक से काम चला ले। चलिए एक सेट कैपिटल वाई से डिनोट कर देते हैं जिसमें फर्स्ट 5 होल नंबर्स। अब आपको होल नंबर्स पता होनी चाहिए कि 0 से शुरू होते हैं। नहीं भी पता तो थोड़ी देर बाद में मैं लिखवाने वाला हूं, बट दिस इज वेरी बेसिक थिंग। तो हम बोलेंगे सर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 4 नेचुरल नंबर, और इसमें 0 भी अगर काउंट कर लोगे तो ये पहले 5 होल नंबर्स हैं। दैट इज 0 1 2 3 एंड 4। दीज आर द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। 0 1 2 3 4। फॉर्म ए सेट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स निकालो भाई, निकालो। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120। अब तुम्हारी पुरानी जो प्रैक्टिस है उसके लिए चल रहे हैं। दिस इज पार्ट नंबर 3। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120। हाय हाय हाय। सर इस 120 को फैक्टराइज कर लेते हैं तो 120 इज बेसिकली 30 इंटू 4 या 4 इंटू 30। दैट इज कितना हो जाएगा? पहले एक काम करते हैं, 12 करते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 है ना। तो कैसे कैसे तोड़ोगे भाई? 15 और 8 हो गई क्या? 15 इंटू 8 है ना। ठीक है जी। तो इसको जब मैं ब्रेक करूंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो सर ये आ जाएगा माइनस 15x माइनस 8x प्लस 120 है ना। इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो ये आएगा भाई x माइनस 15। इन दोनों में से अगर मैं माइनस 8 कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा x माइनस 15। वाओ। कुछ बच्चे सोच रहे हैं हाउ, कुछ बच्चे सोच रहे हैं वाओ। तो तुम हाउ और वाओ में से कौन सी सिचुएशन में हो भाई? सर हम तो नाउ की सिचुएशन में है। वाई नाउ, है ना। 18 एंड 15, सॉरी 8 एंड 15। तो इसके जो रूट्स है मान लेते हैं सर, उसको हम एक कैपिटल लेटर बी से डिनोट करते हैं, और इसके दो ही रूट्स है सर, एक 15 और एक 8। किसको पहले लिख रहे हो किसको बाद में लिख रहे हो दैट डजंट मैटर, बिकॉज ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42। अब इस बात का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में बताऊं, सारे वो नेचुरल नंबर्स बताओ जो 42 को डिवाइड करते हो, या फिर इसका मतलब अगर मैं बताऊं दैट इज फैक्टर्स ऑफ 42। फैक्टर्स ऑफ 42। और छोटी लैंग्वेज क्लास 6 वाली लैंग्वेज में बताऊं, किस किस, अरे ये हाँ वो वाला नहीं भाई, किस किस मतलब कौन कौन से, किस किस के टेबल में 42 आता है। ले भाई, इससे बेसिक तो क्या ही होगा। ये बात सर हमें 6th में बताई जाती है, 7th में शायद, कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने हो तो मतलब वो किस किस के टेबल में आता है। या तो ये टेक्निकल लैंग्वेज में पूछ लूं फैक्टर्स ऑफ 42, या फिर भाई किस किस के टेबल में 42 आता है वो बताओ। तो सर 1 के टेबल में तो आता ही होगा, है ना। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है ना। मैं पहले देख लूं। 14 इंटू 3 इज 42, है ना। सारे लिखने हैं, एक से काम नहीं चलेगा। चलो हिंट देता हूं, 8 फैक्टर होंगे, 8 फैक्टर होंगे, यस। तो ये जो हमारा 4th क्वेश्चन है, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखना, कैपिटल लेटर एक्स से डिनोट कर लेता हूं,
एक ये सर 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं आता, ऐसे करते चलो। फिर सर ये 6 की टेबल में भी आता है, फिर ये 7 की टेबल में भी आता है ना, है ना। वरना इसको ऐसे ब्रेक करके लिख लो ना, इसकी फैक्टराइजेशन क्या है, दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 7, तो एक 2 अकेला, ये कोई भी ना आए तो 1, एक 2 अकेला, एक 3 अकेला, एक 7 अकेला, 2 इंटू 3 सर ये हो गया, फिर 7 इंटू 4 सर ये कितना हो गया 14, 7 इंटू 2 इज 14, है ना। फिर 7 इंटू 3 कितना हो गया सर, दैट इज 21, और इन सबका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा सर 42, 1 2 3 4 5 6 7 8, थ्री रॉन्ग है, ये 3 की टेबल में नहीं आता, तो 14 इंटू 3 42 ही होता है मेरे ख्याल से यार। इतनी जल्दी रॉन्ग पे कैसे स्विच हो गया तू? कितने लोगों के ये 8 के 8 फैक्टर्स आ गए? देखो लिखने का तरीका बहुत आसान है, ऑल्दो हम ये काउंट करना भी सीखेंगे आगे किसी नेक्स्ट चैप्टर में। 42 है तो सर दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 7, देखो एक फैक्टर तो 1 होता ही है, फिर एक छोटू फैक्टर ले लो 2, एक ये वाला फैक्टर ले लो 3, एक ये वाला फैक्टर ले लो 7, अब दो का मल्टीप्लीकेशन लो, तो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 7 21, 7 इंटू 2 14, अब तीनों का मल्टीप्लीकेशन 42, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो यही लिखे हुए हैं, क्या बोलता है विडू, है ना, आसान था। चलिए अगला सवाल जो कि थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है सेट थ्योरी का, जो मैंने आपको अभी बताया, जल्दी से बताओ। सेट एक्स डिनोट्स ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड होनोलुलु, देन कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट एक्स। अभी कार्डिनल नंबर वाली चीज पे छोड़ो, तुम तो होनोलुलु एक वर्ड है, इसके सारे लेटर्स का एक सेट बना दो। होनोलुलु एक वर्ड है, इसके सारे लेटर्स का एक सेट बना दो, और उसका सेट का नाम आपको एक्स रखना है, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया है। तो अब की बार मेरे पास में ऑप्शन नहीं है उसका नाम सेलेक्ट करने का, सेट एक्स बताओ भाई। तो सर इसका एक लेटर है एच, फिर इसका एक लेटर है ओ, कॉमा लगाना ना भूले बिकॉज इस रिप्रेजेंटेशन में कॉमा आता है रोस्टर फॉर्म में, फिर एक लेटर है एन, अब इसका अगला लेटर फिर से ओ है, तो क्या मैं ओ 2 बार लिखूं, एच ओ एन ओ? नहीं सर, अब हमारे दिमाग में वो वाली बात क्लिक की, रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड, तो सर ओ ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर एल यू, है ना, फिर एल, फिर यू, तो एच ओ एन ओ आ चुका है, फिर एल आ चुका है, यू एल यू, हां आ चुका है सर। सर 2 बार नहीं लिखना है, तो ये है वो सेट एक्स। अब इस कार्डिनल नंबर को शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं, तुम तुरंत मेरी बात पकड़ जाओगे, देखना इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। अभी कार्डिनल नंबर मैंने डिफाइन नहीं किया है, वो यहां पे पहले ही टाइप कर दिया, बट बिलीव मी कार्डिनल नंबर छोड़ो, सवाल अगर ये होता कि इस सेट एक्स को बनाओ जो कि इसके लेटर से बना है, और बताओ उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5, तो जो सर कार्डिनल नंबर होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की ही बात करता है वो, है ना। कार्डिनल नंबर जो होता है सर उसमें वो एलिमेंट्स की ही बात करता है। एक सेकंड रुकना, क्लास में 20 मिनट और बची, यही रहना, ठीक है, क्लियर है। आ ही गया भाई कार्डिनल नंबर पे, आजा। कार्डिनल नंबर हो गया, ये चीज लिखनी है, ध्यान रखना। इसमें से मेरे ख्याल से नोट करने वाला तो यार कोई नहीं लगा मुझे, तो कोई आपको लगा कि ऐसा थॉट प्रोवोकिंग सर बहुत ही बढ़िया था, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, अभी बेसिक चल रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा, तो अगर नहीं लग रहा तो मत लिखो, ठीक है। फॉर्म द लेटर्स ऑफ द वोवल, सर ये नोट्स भराने वाले काम नहीं करने हैं भाई, इफेक्टिव काम करना है, और यहीं से वो काम आज स्टार्ट हो गया है। मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी बच्चे को हो सकता है ये वाला पार्ट अच्छा लगाओ, तो सिर्फ ये लिख लो ना, कार्डिनल नंबर अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये वाला 5वां पॉइंट लिख लो सिर्फ। हाँ, फॉर्म 2 पे आऊंगा, पहले उससे पहले कार्डिनल नंबर समझ ले भाई। कार्डिनल नंबर ठीक है, या फिर ऑर्डर ऑफ ए सेट, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ये तीनों चीजें बराबर होती है।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। ठीक है, हाँ है ना। आप किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर पूछो, या आप हमसे ऑर्डर पूछो, या उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछो, तो सर ये सब तो ऐसे ही मतलब थोड़े वो बोलते हैं ना इंप्रेसिव लैंग्वेज। ठीक है, हाँ ना, ये दोस्तों में बोली जाने वाली लैंग्वेज है। अरे भाई इसमें कितने एलिमेंट है, ये थोड़े दोस्तों के बीच की लैंग्वेज है, बट जब टीचर देख रहा हूं, है ना, जब टीचर देख रहा हूं, अरे भाई इसका ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस सेट। और ये तो भाई जब तुम अपने पैसे पॉकेट मनी इकट्ठे करके और तुमने किसी को बुलाया है बढ़िया 5 स्टार रेस्टोरेंट में, और वो तुमसे मिलने भी आ गई है, तो you know that the teacher taught us in the last class what is the cardinal number of that set। तो ये वो वाली है, बात एक ही है, ठीक है, बस अलग अलग वैरायटी है। ठीक है, हंसी मजाक जरूरी है भाई, ज्यादा सीरियस मत हो जाना। कुछ लोग तो 5 स्टार के रेस्टोरेंट में भी पहुंच गए सर अच्छा लग रहा है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, अगर मान लो मैं आपसे यहां पर कार्डिनल नंबर पूछूं, पहले वाले का कार्डिनल नंबर क्या है सर 5, दूसरे वाले का 5, इसका कार्डिनल नंबर 2, इसका कार्डिनल नंबर 8, इसका कार्डिनल नंबर फिर से 5। है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अब कुछ सेट मैं आपको अपनी तरफ से बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है और हमेशा आपको पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे वो सिंबल्स। अरे ऑर्डर का मतलब भी वही है, ऑर्डर ऑफ ए सेट मतलब कि उसमें एलिमेंट्स कितने हैं। अरे बराबर का निशान नहीं दिखा क्या लिटिल गोलू क्या ही बोलू, है ना, मुझे लगा कि दिख गया होगा। ऑर्डर ऑफ ए सेट का मतलब है ये, कार्डिनल नंबर का मतलब है ये। घर पे, है ना, टुल्लू, दोस्तों के बीच में पता नहीं सर क्या बहुत अजीब अजीब नाम रखते हैं ये सर हमारा स्कूल का नाम है ना, यस ऐसी। तो है इंसान एक ही, नाम अलग अलग है भाई, उसमें क्या दिक्कत है। नाउ कुछ सेट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, विद सिंबल्स, क्योंकि ये सवालों में बहुत ज्यादा यूज होंगे। स्टार्ट करें। सेकंड फॉर्म पे आता हूं भाई, पहले पहली फॉर्म तो पूरी पढ़ा लेंदे यार। कितने खतरनाक बच्चे बोल रहे सर सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म लगता है आज अब उतनी तैयारी नहीं करके आए आप, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म याद करके आए वही पढ़ा रहे। अबे पहले ये तो सुन ले भाई, थोड़ा सा पेशेंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर्स के सेट बताने हमें। पहला है भाई नेचुरल नंबर का सेट जो कि कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर के सेट में कौन कौन आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसे लिखता रहूंगा तो फिर सर ये क्लास खत्म हो जाएगी, मतलब पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बट ये लोग नहीं खत्म होंगे। तो बस ऐसे डॉट 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 करके छोड़ दो। देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स इन दिस, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो नेचुरल नंबर के सेट को हम एन से डिनोट करते हैं और उसमें एलिमेंट्स ये सारे होते हैं, ठीक है। फिर आता है सर होल नंबर वाला सेट जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। चाहो तो आप साथ साथ में भी लिख सकते हो, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। आज के बाद सवाल में कभी ऐसा लिखा हो कैपिटल डब्ल्यू और उसके आगे वर्ड यूज किया गया है सेट, मतलब वो इसी की बात कर रहा है। सर इसमें फर्क ये होता है कि 0 भी इंक्लूड हो जाता है और बाकी सारे नेचुरल नंबर्स। दीज आर द होल नंबर्स, है ना। हाँ, फिर बात करते हैं सर इंटीजर्स की। इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है या फिर आई से या फिर जेड से, दोनों में से कोई भी सिंबल यूज हो जाएगा इसके लिए। नेचुरल नंबर का कैपिटल एन है, होल नंबर का कैपिटल डब्ल्यू है, इंटीजर का आई और जेड कुछ भी यूज कर सकता है। इंटीजर क्या होता है भाई, देखना इधर ऐसे, इसमें ये वाले तो होते ही होते हैं सारे, 0 1 2 3 4 5 6। इसमें नेगेटिव भी होते हैं भाई, क्योंकि इंटीजर्स में क्या होते हैं, नेगेटिव भी, -1 -2 -3 ऐसे चलते जाएंगे। मतलब सारे होल नंबर्स प्लस इन सभी होल नंबर्स का नेगेटिव टाइम्स भी, ठीक है। लिखते जाओ लिखते जाओ, हाँ है ना। हाँ
इसको बोलते हैं बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स, ये है पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको इस तरफ जो सारे आएंगे जिनके आगे माइनस साइन लगा हुआ है, इनको बोलते हैं बेटा नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो जो है वो बीच का बिच्छू है ना। खेला ना कभी तुमने क्रिकेट, लेट पहुंचे हो, बोले भाई मैं किस टीम में हूं, बोले तू कीपिंग कर, तू बीच का बिच्छू है, तू भाई ना इधर है ना उधर है। बट वो बीच का बिच्छू यहां पे गलत हो जाएगा, बिकॉज वो बीच का बिच्छू दोनों जगह खेलता है, जल्दी आउट हो जाओ तो दोनों जगह ही बैटिंग आ जाती है। तो ये जो जीरो है दिस इज ए न्यूट्रल क्वांटिटी, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, दिस इज न्यूट्रल। पॉजिटिव ये वाले हैं, नेगेटिव ये वाली है, ये वाली क्वांटिटी न्यूट्रल है भाई। क्या है? न्यूट्रल है। हम जानते हैं सर इस बात को। आई होप ये तीनों सेट क्लियर है, ध्यान रखने हैं। आज के बाद कभी भी हमें बोले कि भैया बताओ नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं, साथ में जीरो भी आता है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं भाई, जल्दी से बता दो। सेट ऑफ इवन नंबर्स, इसका कोई सिंबल नहीं है बट ऐसे ही लिखने की बात है। इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर। इस पे आने से पहले एक छोटा सा काम करते हैं। पहले तुम सेट की लिस्ट बना लो भाई, ये रही। लिखना नहीं है, तुमने ये लिख लिया, ये पहला नंबर था, ये लिख लिया, ये तीसरा नंबर था, ये लिख लिया। अब एक छोटी सी चीज और मैं आपसे बोलना चाहूंगा। यहीं पर ही, यहां पर तो मैंने बोला कि सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर मैं बोलता कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, एक काम करते हैं, रुकना, इसमें दो तीन चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी है, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको बढ़ा रहा हूं। अभी लिखना कुछ भी नहीं है भाई, कहीं पता चला कि सर आपने तो हमारे नोट्स ही खराब करवा दिए। अब मुझे फटाफट बताओ अगला, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जल्दी से। सेट ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव शॉर्ट में मैं ऐसे लिखता हूं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके लिए पता है सिंबल कौन सा यूज करेगा? सिंबल कौन सा यूज करेगा? Z प्लस। और जिस बच्चे को ये वाली चीज समझ में आती है कि सर पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब ये, तो ये तो नेचुरल नंबर ही तो है। जब आप ये बोल ही दे रहे हो कि पॉजिटिव इंटीजर्स, तो दैट इज नथिंग बट नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर सर हम जानते हैं, ये लो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा। बट ये चीज उसने इसलिए डिफाइन की क्योंकि अब आपसे वो ये वाली चीज पूछना चाह रहा है, सेट ऑफ पॉजिटिव नहीं, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। और जिसके लिए वो Z के माथे पे पॉजिटिव नहीं माइनस लगा देगा। ऐसे कौन से इंटीजर्स हैं जो नेगेटिव हैं? तो अब Z माइनस के लिए कोई दूसरा सिंबल नहीं है। Z प्लस तो हमें समझदारी से ये समझ में आया कि पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है सर नेचुरल नंबर्स, इसीलिए मैंने इक्वल्स टू करके यहां पर नेचुरल नंबर भी लिख दिया कि ये दोनों एक ही बात है। दिस थिंग एंड दिस थिंग बोथ आर सेम। बट सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स के लिए कोई सिंबल नहीं है सर, है ना। तो सर हम इसके लिए क्या करेंगे? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स में कौन कौन आ जाएगा? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स में जीरो नहीं आएगा भाई, नेगेटिव वाले लेने हैं, ध्यान रखना। हाँ नेगेटिव वाले लेने हैं, फटाफट लिखना स्टार्ट करते हैं। दैट इज -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट। एक ऑफलाइन का इंसिडेंस मुझे याद आ गया कि नए नए बच्चे थे, क्लास 11th में आए थे। तो ये जो सेट होते हैं जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें मैं डॉट 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 लगा के छोड़ दे रहा हूं, तो आगे ही रो में एक बेंच पे एक बच्चा बैठा था, भोला मासूम एकदम। तो वो बोलता कि सर इस रिप्रेजेंटेशन में जो आप हमें ये रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म बता रहे हो, इसमें सर ये डॉट 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 कितने लगाने होते हैं? अरे मैंने कहा ये तो तेरी इच्छा पे है भाई, 3 4 लगा दे और क्या। तो ऐसा डाउट तो किसी को नहीं आ रहा ना भाई कि डॉट कितने लगाने हैं, तो डॉट 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 दैट इज अप टू यू। ठीक है, अब जो चीज पूछ रहा हूं उसका जवाब ध्यान से देना। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और फिर उसके बाद में आप आ जाइए सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स पे। सोचो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में।
तुम फटाफट मुझे बताओ एक बार। हाँ, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है सर W होल नंबर। हाँ, ये बात समझ में आती है। क्योंकि मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूं, तो 3/2 1/7 ये सब लोग अभी नहीं लेने हैं। पूरे यूनिवर्स में वी हैव ओनली 3 काइंड ऑफ वेराइटीज। यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं तो एक तो होती है पॉजिटिव, एक होती है सर जीरो जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, और एक होती है नेगेटिव। अब जब आप ये बोलते हो कि नॉन नेगेटिव, मतलब ऐसे लोग जो नेगेटिव ना हो, इसका मतलब होता है नेगेटिव ना हो, नेगेटिव ना हो। अब नेगेटिव ना हो का मतलब क्या है सर? ईदर पॉजिटिव हो या जीरो हो। ठीक है, नेगेटिव ना हो मतलब ईदर पॉजिटिव या जीरो हो। तो सर पॉजिटिव और जीरो तो सर यही लोग हैं, ये देख लो, ये लोग पॉजिटिव है और वो जीरो है, तो ये आ गया होल नंबर। फटाफट लिख दो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि ये वाले लोग कौन है? नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव ना हो। तो भाई 3 वैरायटी है, मैं बोलूं कि पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, तो बचा क्या? जीरो और नेगेटिव, है ना? 3 ही वैरायटी है, मैं बोल रहा हूं कि पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, तो सर इसका मतलब क्या है? ईदर नेगेटिव या जीरो भी चलेगा। तो यहां पर कौन कौन से लोग आ जाएंगे सर? यहां पे हमारे पास में 0 -1 -2 -3 -4 ये वाले लोग आ जाएंगे। अगर क्लियर है तो SMJ और CLR दोनों लिखकर भेजो। ये था 1, ये था 2, ये था 3, उसके बाद में सर ये है फोर्थ का A पार्ट, फिर है ये फोर्थ का B पार्ट, ये है फोर्थ का C पार्ट, और ये है जी फोर्थ का D पार्ट। और यहां से मुझे एक वर्ड आपको हमेशा के लिए समझाना था, और वो वर्ड है भाई लोगों ये वाला। ये वर्ड ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, ये वर्ड फिर से घूमकर आपकी जिंदगी में आने वाला है। नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। तो जब भी आज के बाद बोलूं कि नॉन नेगेटिव, आगे इंटीजर विंटीजर भूल जा, ये सब नहीं, ये नहीं रटने के लिए बोल रहा हूं मैं। इस नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव का मतलब पूछ रहा हूं भाई तुझसे। सर नॉन नेगेटिव का मतलब जो लोग नेगेटिव ना हो। अब जो नेगेटिव नहीं होंगे सर, 3 ही वैरायटी थी। नेगेटिव ना हो मतलब सर ये वाले दोनों, नेगेटिव नहीं होने चाहिए तो ये दोनों बचे। फिर मैं बोलूं कि पॉजिटिव ना हो तो पॉजिटिव हटा दो, ये दोनों बचे। समझ गए कि नहीं समझे? क्लियर है? यस और नो? आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, फोर्थ का ABC पार्ट हो गया है, शाबाश, है ना? तो ये हमने लिख लिया है सर, ये भी हमने लिख लिया है, सेट ऑफ ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स। अब आते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब ये वाली चीज आपको लिखनी है, ठीक है? Q, तो ये था पहला, दूसरा, तीसरा, इसी के अंदर चौथा, फोर्थ A, फोर्थ B और भी हमने देखे, तो ये दोबारा नहीं लिखना है। अब ये आपका पांचवा, जब आप इसको लिखो तो 5। क्या आपको ये चीज पता है कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? P/Q फॉर्म के होने चाहिए, P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो पांचवा जो है दैट इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये एक स्पेसिफिक सिंबल है जो कि Q से डिनोट किया जाता है, दिस मींस रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये कैसे नंबर्स होते हैं बेटा? रैशनल नंबर्स। ठीक है, है ना? और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, दैट इज P/Q फॉर्म, या फिर आप इसको इंटीजर अपॉन इंटीजर भी बोल सकते हो। बस ये वाला जो डिनोमिनेटर वाला इंटीजर है ये 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर वाला इंटीजर 0 मत लेना। ठीक है, अब मुझे बताओ, हाँ वहां पर जो ये वाला सिंबल है ना, इसको अभी होल्ड करो, ये सब रहने दो, ये अभी मत देखो, इसीलिए तो मैं पांचवा अलग से लिखवाने ले आया यहां पे। सर कोई भी दो इंटीजर्स का रेशो ले लो, ऊपर मान लो आपने 5 लिख दिया, नीचे 3 लिख दिया, ये रैशनल नंबर है। ऊपर आपने 4 लिख दिया, नीचे 2 लिख दिया, ये भी एक रैशनल नंबर है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 निकल कर आएगा, सर ये भी एक रैशनल नंबर है। इंटीजर्स में नेगेटिव भी होते हैं, तो ऊपर आपने -1 लिख दिया, नीचे 7 लिख दिया, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। आपने ऊपर 1 1 1 लिख दिया, माइनस नीचे -8 लिख दिया, तो सर ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये -1 1 1 अपॉन 8 आ जाएगा, है ना?
बोलो बोलो बोलो, बस ये लास्ट वाला है, जल्दी से बताओ। फिर कुछ भी, बस हाँ ये मत करना, हाँ आप ये कर सकते हो कि 0/7 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। 0/7 इज बेसिकली 0, दो इंटीजर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, बट ये जो डिनोमिनेटर वाला इंटीजर है उसको 0 मत लेना, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता, उस पर हम चर्चाएं करेंगे। हाँ ये वाला मत बोल देना, दिस इज नॉट अलाउड। एंड जब डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं है तो ऑब्वियसली 0/0 इज ऑल्सो नॉट अलाउड। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर में हो सकता है, समझ गए? चलिए, तो एक छोटा सा एग्जांपल लिखकर दे दो, बिकॉज यहां पर कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सर सेट ऑफ इंटीजर्स में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, फिर 0 भी आ जाएगा, मतलब आप सारे इंटीजर्स तो बोल ही सकते हो, मतलब 0, 1, 2, 3, ऐसे -1, -2, -3। जैसे कोई बच्चा सोचे कि -3 कैसा आएगा, तो -9 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि मुझे तो दो इंटीजर्स को डिवाइड करने के लिए बोला है। जब मैं -9 को 3 से डिवाइड करता हूं तो -3 आता है, आ गया -3। तो यहां पर रैशनल नंबर में सारे इंटीजर्स आ गए, दैट इज ऑल इंटीजर्स, और साथ साथ में सर कुछ लोग और भी आते हैं, जैसे 1/2, 11/8, -1/7, ठीक है, और 13/52, ऐसा कुछ, ऐसे चलते जाएंगे। क्लियर है? हाँ, क्योंकि इसका अब कोई है नहीं ना, मैं कितने लिख के दिखाऊं, 4-5 लिख के दिखा दिए, बाकी तुम और लिख सकते हो, बट हाँ इसमें सारे इंटीजर्स आ जाते हैं सर। ठीक है भाई, कैसे डिनोट किया जाता है सर? इसको क्यू से डिनोट किया जाता है, और क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये 5 स्पेसिफिक सिंबल जो है, बस वो आपको ध्यान रखने, लिखना आपको सिर्फ ये है 1, 2, 3, उसके बाद में फोर्थ का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, और फिर ये फिफ्थ, बस। इसके बाद में हम फॉर्म 2 और ये जो बच गए रियल नंबर और ये सब बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कि रियल नंबर कौन से होते हैं, इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, वो बताएंगे। ठीक है ना? फिर ये वाली चीजें भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, दैट वी विल टॉक अबाउट दिस इन नेक्स्ट क्लास। फिर फॉर्म 2 सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। होमवर्क इज नथिंग बट रिलैक्स, कंप्लीट योर नोट्स, कंप्लीट योर नोट्स, आप अपने नोट्स कंप्लीट करें, ठीक है, और रिवाइज करके आए नेक्स्ट क्लास से पहले, रिवाइज बिफोर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पहले आप रिवाइज करके आएंगे जो भी आज पढ़ाया। आज आपके लिए कोई भी डीपीपी नहीं है, ठीक है, और कुछ भी मेरी तरफ से होमवर्क नहीं है। रिलैक्स करिए, पहला दिन है, एंजॉय योर जर्नी, मजे आने वाले हैं, बिलीव मी, यस और नो? ठीक है, हाँ, कुछ 2-4 छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन तो ये है भाई, ठीक है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आई बिलीव ये गलत लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से अर्जुना बैच का अलग से आएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा आपको, ये 12th वालों का है। ठीक है ना? मैं एक बार पूछ लेता हूं कि 12th वालों में तुम्हें ज्वाइन करवाना है या दूसरा? 12th में तुम क्यों ज्वाइन करोगे भाई? एक सेकंड, हाँ 5 मिनट तो वेट करो, ऐसे भागने की जल्दी है भाई, क्लास छूटी नहीं की भाई। भाई मैं कह रहा था, ये जो मेरे को लिंक भेजा है या वो क्यूआर कोड भेजा है, वो तो लक्ष्य बैच का है। अच्छा, यूजर नेम सिर्फ वही है, ओके ओके भाई, यही है बस, इसका यूजर नेम में लक्ष्य बैच लिखा हुआ है, तो ज्यादा ऑफेंडेड फील मत करना। इसको आप स्कैन कर सकते हो, दिस इज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ठीक है, कुछ बातें होंगी जो वहां पर भी शेयर की जाएंगी और सब जगह शेयर की जाएंगी। ठीक है, इसी को ही ज्वाइन करें प्लीज, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आज मैं लिखना चाहूंगा, दैट इज, इट इज ऑलवेज, या फिर इट इज नेवर अबाउट, इट इज नेवर अबाउट एंड रिजल्ट, इट इज, या फिर इट्स ऑलवेज अबाउट जर्नी। ठीक है, और जर्नी तुम्हारी जो है वो बहुत मजेदार बना देंगे।
इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है। तो एंड रिजल्ट क्या रहने वाला है, आईटी में सेलेक्ट होगे कि नहीं होगे, हम सब इच्छाएं तो सर यही लेकर आए हैं और पॉजिटिव सोचेंगे, तो हमें तो यही सोचना है कि आईटी में सेलेक्ट होंगे, बट उतना एंड का और उतने दूर का भी मत सोचिए प्लीज। आप अभी बहुत मासूम है, बहुत छोटे हैं, धीरे धीरे तुम्हें इस पूरी जर्नी में ढाला जाएगा और तुम्हें ढलना है अपने टीचर्स के वर्ड्स के अकॉर्डिंग। और मैं इस बात की प्रॉमिस करता हूं कि किसी भी तरीके से तुम्हें प्रैक्टिस की कमी महसूस नहीं होगी और मैथ्स जो है वो तुम्हारी एकदम फेवरेट हो जाने वाली है। आज से पहले अगर तुम्हें डर भी लगता हो मैथ्स से तो भी घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जर्नी मजेदार तरीके से जिएंगे, रोज हम ऐसे बातें करेंगे। आने वाले 2 साल के लिए आप अपने पेरेंट्स, अपने भाई, अपने दोस्तों से भी इतनी बात नहीं करोगे, अपनी दीदी उनसे भी इतनी बात नहीं करोगे जितनी बात आप मुझसे करने वाले हो आने वाले 2 साल में, ठीक है। तो ना चाहते हुए भी धीरे धीरे हम एक दूसरे का जिंदगी का एक इंटीग्रेटेड पार्ट बनने जा रहे हैं जी, ठीक है। मजा आएगा, बहुत सारी बातें करेंगे दिल खोलकर हमेशा, और ऐसे ही बिंदास तरीके से प्यार प्यार से मैं पढ़ाता हूं, आपने आई होप देख लिया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी जब भी होगी, और लाइव हम अब की बार ऐप के अंदर मिलेंगे। यूट्यूब पे पहली क्लास आपके लिए फ्री रखी गई थी और अब जो है वो हमारी मुलाकात पीडब्ल्यू ऐप के अंदर होगी, वहां पर हम मिलेंगे और इसी के आगे से हम स्टार्ट करेंगे। सेट थ्योरी आसान सा चैप्टर है, और फिर भी अगर कुछ मन के आपके डाउट्स हैं तो मैं फटाफट एक बार डाउट्स देख लेता हूं भाई, कि कुछ तो डाउट्स होंगे ही ना। अरे अरे अरे, ये रीस्टार्ट क्या हो गया? ए भाई मुझे डर लग रहा है। डाउट्स डाउट्स डाउट्स, यस दीदी कम ऑन। दीदी डाउट्स निकाल रही है, मेरे ख्याल से तो कोई डाउट है नहीं, बिकॉज बहुत ही आसान सी क्लास थी, ठीक है। और आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एक छोटी सी आपके लिए इंफॉर्मेशन है, जो कि अगर आप कर सको तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर सको तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके नियरेस्ट विद्यापीठ कोई सेंटर है, ठीक है, एक पीडब्ल्यू तुम्हारे लिए ऐसे ही ऑफर्स लेके आता रहता है हमेशा, ठीक है। आपकी अगर नियरेस्ट विद्यापीठ कोई सेंटर है, अगर नहीं है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आसपास कोई पीडब्ल्यू विद्यापीठ या फिर पाठशाला का कोई सेंटर है तो आप वहां जाइए, और पीडब्ल्यू आपके लिए एक फ्री टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है ना। उस टेस्ट का सिलेबस जो है वो बहुत ही नॉमिनल और बहुत आसान सा होगा, ठीक है। हाँ, वो मत सोचना है टेस्ट में क्या ही पूछ लेंगे, ना 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 ना, वो वाला टेस्ट नहीं है। आसान सा नॉमिनल सा टेस्ट है, और उस टेस्ट में अच्छा स्कोर करने पर आपको दिया जा रहा है जी मोबाइल। 50 मोबाइल बांटे जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कैसा आया है, ठीक है ना। और मोबाइल कौन सा होगा ये इस बात की जानकारी मुझे इन्होंने दी नहीं, तो मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा जिसमें मोबाइल मतलब वीडियो वगैरह चल जाए, फोटो वोटो अच्छी खींच जाए, सेल्फी मस्त आए सर, वो वाली, है ना। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, है ना। बोर्ड्स वर्सेस जेई और बहुत सारी वीडियोस आपके दिमाग में होंगी। टाइम टेबल वाली वीडियो कल आपके लिए आ रही है भाई, इसी चैनल पे देख लीजिएगा प्लीज, रिकॉर्डेड फॉर्म में डलेगी। एक बार जब आप उस वीडियो को देख लो तो अपनी अटेंडेंस भी नीचे मार्क कर देना कि यस सर, अर्जुन फ्रॉम अर्जुना लास्ट क्लास डन सर, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए तुम लोगों ने देख ली है। कल आएगी वो वीडियो, आज ही मैंने या कल शूट करके दी थी, एडिट होकर फिर आपके लिए आ जाएगी, तो एक बार उसको जरूर देखना, ठीक है ना। हाँ, आईफोन नहीं भाई, आईफोन की कोई गारंटी नहीं है, मैं सिर्फ मैसेंजर हूं, डू नॉट किल द मैसेंजर, ठीक है ना। तो आपके लिए एक क्विज बोल दीजिए या टेस्ट बोल दीजिए, आपके नियरेस्ट विद्यापीठ और पाठशाला सेंटर पे कंडक्ट करवाया जा रहा है, वहां पे जाके टेस्ट अगर आप देंगे तो आपको टोटल मेरे ख्याल से 50 फोन बांटे जाएंगे। तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करोगे कि आपके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे आप एक फोन जीत सको, तो आपको वो फोन मिल जाएगा। अदरवाइज आपको लगता है कि सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है या फिर मेरे से सेंटर दूर है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये कोई एक कंपल्सरी टास्क नहीं है, ये कोई होमवर्क नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन थी। डेट जब आप जाओगे तभी, कल ही चले जाओ चाहे, बट क्लास मिस मत करना भाई इस चक्कर में। तो मेक श्योर कि आप संडे को जाओ या सैटरडे को जाओ, ऐसे दिन जाओ, ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, लाइव मिलेंगे ऐप के अंदर। मुझे पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा, आई बिलीव फीलिंग इज द सेम, आपको पढ़कर भी मजा आया होगा। थैंक यू सो मच।